तैयारी कैसी चल रही है यार? चलें छेती छेती, तैयारी सेट है पक्का? भाई बता दें यार, तैयारी कैसी चल रही है? सही चल रही है? क्या मसले आ रहे हैं? ड्राफ्टिंग के मसले आ रहे हैं, और इसके अलावा शुरू करनी है अभी? हाँ जी, और इसके अलावा ऐसा लग रहा है कि चीजें भूल रहे हैं हम, ऐसा ये एक मसला आ रहा है कि यार ऐसा लग रहा है कि हम अगले टॉपिक पे जाते हैं तो लगता है पिछला टॉपिक हम भूल रहे हैं, और ये नॉर्मल है, सही है, हम इंसानों को भूल जाते हैं, ऑडिट क्या चीज है, सही है। तो लेकिन एक 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 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे आ रहे हैं बच्चों, जो इंशाल्लाह एक कोशिश है इसमें कि इस सेशन को ऐसे लेके चलना है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो इंशाल्लाह बूस्ट करेगा। देखें, मैं अभी से आपको बता दूं, एक आइजा हम इस बार वर्कशॉप ऐसा नहीं है कि हम आइजा 240 पढ़ेंगे तो 240 पढ़ेंगे, फिर 315 पढ़ेंगे, फिर 300 पढ़ेंगे, फिर 320 पढ़ेंगे। हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। हम करने क्या जा रहे हैं कि हम जो एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है पहले उसको जॉट डाउन करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसी डायग्राम से हम आगे आइजाज पढ़ते रहे। इंशाल्लाह इससे आपको ये फायदा हो जाएगा कि जो आपको जो ये डर लग रहा है ना कि मैं चीजें भूल रहा हूँ या एक चीज 10 जगह पे लिंक्ड होती है, वो सारी की सारी इंशाल्लाह आपको दिख जाएंगी। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जो हैंड आउट आज एक मिलेगा, सही है, उसमें से 3-4 सवाल वो हैं जो कि हमने क्विज में करे थे। उसके अलावा जो सवाल है 15-20 सवाल, ये वो सवाल है जो हमने प्रैक्टिस कभी नहीं करी, सही है। देखिए, हमने कैफ के पास पेपर्स करे, हमने सीफएफ के पास पेपर्स करे, हमने आईसीडब्ल्यू, उसके इन एडिशन अगर कोई चीजें हैं वो सवाल भी हमने इंक्लूड करे और बड़े अच्छे सवाल हैं वो, सही है। उससे एक चीज आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये वो सवाल है जो आईकैप के ट्रेंड से मिलते जुलते भी हैं या एक्सपेक्टेड है कि आईकैप आपसे इस अटेम्प्ट में पूछ भी सकता है। फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो आपको दे दें और आपसे कहें द अबव सिनेरियो मुझे बताएं क्या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आप अप्लाई करेंगे। अब आप सोचें, ये वो एक सवाल है जो आईकैप ने आज तक आपसे नहीं पूछा। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की डेफिनेशन पूछ लेता है, फायदे नुकसान पूछ लेता है, यूजेस पूछ लेता है, बट एक सिनेरियो में कभी उसने ये नहीं। तो इस तरह का जब सवाल आएगा हम देखेंगे, जाहिर सी बात है थोड़ा सा घबराएंगे हम, लेकिन उसके बाद एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये टेक्निक यही है, इस तरीके से हम आंसर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक कंपनी में फ्रॉड हुआ है और फ्रॉड हुआ है भाई, और अब वो आपसे ये नहीं कह रहा कि बताएं जिम्मेदारी किसकी, अब वो आपसे ये कह रहा है कि बताएं आपने क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए होते कि उस फ्रॉड को आप डिटेक्ट कर लेते। तो ये फेस पे फ्रॉड होगा, बैक एंड पे कोई ऑडिट प्रोसीजर्स हमारे अप्लाई हो रहे होंगे, इससे ज्यादा अच्छे। अभी कुछ हम सवाल ऐसे करेंगे, सवाल देख के हमें लग रहा होगा ये सब्सिक्वेंट इवेंट का सवाल है, लेकिन वो सब्सिक्वेंट इवेंट का सवाल नहीं होगा। इस तरीके से हमने आज इंशाल्लाह 2 दिन का जो सेशन है, आज का जो हमारा टारगेट है वो प्लानिंग और परफॉर्मेंस है प्यारे बच्चों। आज इंटरनल कंट्रोल आज नहीं है, आज का जो टारगेट है वो प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस है, जिसकी 50-60 नंबर तक की इंशाल्लाह वेटेज है। उस चीज को हमने थोड़ा सा लेके चलना है। 2 से 3 प्री रिक्विजिट है इसके। सबसे पहला प्यारे बच्चों देखें, अगर तो 17-18 घंटे में हमारा एक अच्छा खासा सब्सटेंशियल पोर्शन रिवाइज हो रहा है तो थोड़ा सा आपने उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। इंटरेक्ट ऐसा नहीं कि 18 घंटे में भी 8-10 घंटे आप ऐसे जाया करते हैं, सही है। तो थोड़ा सा आपने जितना एक्टिव आप रहेंगे प्यारे बच्चों, आप यकीन करें जो हम क्लास में पढ़ रहे होंगे, जिस तरीके से पढ़ रहे होंगे, वो इंशाल्लाह पेपर में आप आराम से रिकॉल कर सकेंगे। डिफरेंट टेक्निक से हम पढ़ होंगे। डन हो गया यहाँ पे? अच्छा, सबसे पहले हम एक काम ये करते हैं हमने करना क्या है, हमने कोशिश ये करनी है कि हमने यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और प्लानिंग लिखना। क्या ये बात समझ आती है हमें? यहाँ पे हमने कुछ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और प्लानिंग के आइजाज को जॉट डाउन करना है। यहाँ पे हमने, हाँ जी, परफॉर्मेंस के सेक्शंस को थोड़ा सा हमने जॉट डाउन करना है। कोशिश करना है कि एक डायग्राम ऐसे बनाए, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे बनाए जिससे हम सारी चीजों को आपस में लिंक कर सकें। यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा जी, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टैंडर्ड, लेकिन देखें रहना एक्टिव आपने, सही। और सबसे मुश्किल चीज आज के सेशन में क्या होगी, ये जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो आपका इंशाल्लाह डेफिनेटली बेसिस पे एनहांस कर जाएगा। और जिस तरीके से अभी हम आइजा में शिफ्ट कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, अगले 15-20 मिनट में स्टार्ट हो जाएगी ये चीजें, उसके लिए प्यारे बच्चों थोड़ा सा आपने एक्टिव रहना। ठीक हो गया? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे पास है प्यारे बच्चों वो कौन सी है? वो आइजा। अगले 15-20 मिनट कुछ बेसिक चीजें, उसके बाद हम इंशाल्लाह से स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहली चीज मेरे पास कौन सी है? सबसे पहली चीज है मेरे पास आइजा 200, सही है। ये स्टैंडर्ड टेक्निकली सबसे नहीं, ये स्टैंडर्ड सेकंड नंबर पे आया। अगर इससे पहले कोई स्टैंडर्ड आया है तो वो आइजा 300 है। ये बात समझ आती है? थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा। ये स्टैंडर्ड टेक्निकली सेकंड नंबर पे आया है। अगर इससे पहले भी कोई आइजा आया है तो वो आइजा 300 है, जो कि कहता है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के। जब क्लाइंट आपको कहता है कि जी आए हमारा ऑडिट करें, तो क्या आपने वो ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इससे पहले हमारे पास एक स्टैंडर्ड है जिसका नाम है आइजा 300, जो कि 3-4 बेसिक बातें करता है कि जी अपने आप को देख लो कि क्या तुम कॉम्पिटेंट और कैपेबल हो, अपने आप को देख लो कि क्या तुम इंडिपेंडेंट हो या फिर नहीं हो, सामने वाले को देख लो उसकी इंटेग्रिटी पे कोई डाउट्स वगैरह तो नहीं है। तो कुछ फैक्टर्स है जिनको वो कहता है। ये एस्टेब्लिश कर ले कि क्या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्जिस्ट करती भी है या फिर नहीं करती, सही है। अच्छा, आइजा 200 से पहले मैं कोशिश करता हूं मैं एक चीज आपके सामने ये लिख लूं जो हमें आज डायग्राम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, और वो है हमारे ऑडिट के एलिमेंट्स। प्यारे बच्चों, हम सबको पता है हमारे ऑडिट के एलिमेंट्स। हमारा सबसे पहला एलिमेंट है 3 पार्टी रिलेशनशिप। दूसरा जो हमारे पास एलिमेंट है वो है, तीसरा जो हमारे पास एलिमेंट है वो है IFRS। चौथा जो हमारे पास एलिमेंट है और आखिरी जो हमारे पास एलिमेंट है वो है रिपोर्ट/ओपिनियन। ये हमारे पास कुछ FS के, हमारे ऑडिट के कुछ एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले शेयर होल्डर होगा, उसके बाद मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, फिर ऑडिटर्स होगा। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर FS इन अकॉर्डेंस विद IFRS। ऑडिटर की जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि क्या FS IFRS के हिसाब से बने भी, और उसके बेसिस पे एक ओपिनियन देते। नहीं बने तो एडवर्स ओपिनियन दे देगा, क्वालिफाइड ओपिनियन दे देगा। बने हैं तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन देगा। नहीं पता कि बने कि नहीं बने तो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर। ये हमारे पास कुछ बेसिक एलिमेंट्स है, सही हो गया प्यारे बच्चों। इसके बाद जो सबसे अहम चीज आती है हमारे पास, वो आती है हमारे पास आइजा 200। और आइजा 200 अब 300 के बाद अगर टेक्निकली कोई आइजा है, और ये वो आइजा है जो कि मौजूद तो 200 में, लेकिन इसकी इंप्लीकेशन 706 तक है। ये सुनिएगा मेरी बात को, ये कहने को तो मौजूद कहां पर है, ये आइजा 200 में है, लेकिन इसकी लिंकेज कहां तक है? इसकी लिंकेज आइजा 706 तक है, बिकॉज का नाम ही ये है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट। और एक और जबरदस्त बात ये करता है, एंड टू कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद। बस जहां इसने ये बात करी, इसका मतलब है आगे जितने भी आइजाज लिखे हैं उन सब से आपको क्या करना पड़ेगा? कंप्लाई करना पड़ेगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? और फिर वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में आपसे कहता क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में आपसे कहता है कि एज एन ऑडिटर आपकी जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस which is the high level of assurance, but it is not because there are, मैं कुछ प्रिसाइज लिख रहा हूँ, सही, because there are inherent limitations। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? और भाई वो inherent limitations क्या है? हमारे पास सबसे पहले inherent limitations है कि IFRS में क्या इन्वॉल्व होते हैं प्यारे बच्चों? जल्दी से आ जाए। जबरदस्त IFRS में एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास। मतलब जो डायग्राम बनी है वही हम कोशिश करेंगे कुछ लिंक करें, सही है। हमारे पास क्या इन्वॉल्व होते हैं? एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी सबसे बड़ी इनहेरेंट लिमिटेशन, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कर सकती है? फ्रॉड कर सकती है। मैनेजमेंट आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करें, और प्लस आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है। तो एक और चीज हो सकती है कि आप ऑडिट किस बेसिस पे करते हो प्यारे बच्चों? सैंपलिंग के बेसिस पे करते हो। क्या यहाँ तक बात सबके समझ आती है? क्लियर है हम सारे यहाँ तक? अच्छा, ये बहुत बेसिक चीज है, सही है, लेकिन ये हमें जो हम लिख रहे हैं हमें आगे जाके कहीं ना कहीं यूज हो रहे होंगे। डन हो गया प्यारे बच्चों यहाँ पे? अच्छा, तो हमने कहा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट भी हो गया, रीजनेबल एश्योरेंस भी हो गया, इनहेरेंट लिमिटेशंस भी हो गया। और सबसे जो खास बात वो करता है, वो कहता है ये रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए या हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। और पहला काम क्या होगा प्यारे बच्चों? प्रोफेशनल। देखें, सुनिएगा मेरी बात को, ये इनहेरेंट लिमिटेशन की प्ली मैं तभी ले सकता हूं जब मैंने ऑडिट आइजा के हिसाब से किया हुआ है, सही। और ऑडिट आइजा के हिसाब से कैसे होगा? जब मैंने क्या मेंटेन किया हुआ होगा? प्रोफेशनल जजमेंट, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और आखिरी चीज ICAP का कोड ऑफ एथिक्स। अगर इन 4 चीजों से कंप्लाई कर ली है
और अगर कोई एरर हुआ है और मिस हो गया है, आपकी गलती नहीं है, बिकॉज ये, लेकिन अगर आपने इन 4 के हिसाब से काम नहीं किया प्यारे बच्चों, अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन, इसलिए मुझसे मिस हो चुकी चीजें। कहीं यहां तक बात समझ आती है? ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको ICAP ने अभी तक थोड़ा सा इग्नोर किया हुआ है, कि उसने आपको सवाल में ये नहीं कहा कि बताएं क्या ऑडिट आइजा के हिसाब से हुआ भी है या फिर नहीं हुआ। उसके लिए भी जो स्टैंडर्ड है प्यारे बच्चों, वो आइजा 220 क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल, कि आपकी एंगेजमेंट ऐसी होनी चाहिए जो कि प्रॉपर्ली प्लान, परफॉर्म, सुपरवाइज, रिव्यूड, एंड आपने एंगेजमेंट टीम ऐसी भेजनी चाहिए जिसके पास कॉम्पिटेंसी हो, आपने एंगेजमेंट टीम ऐसी भेजनी चाहिए जिसके पास इंडिपेंडेंस हो। यहाँ तक बात समझ आती है? तो वो क्वालिटी के कुछ एलिमेंट्स, इसको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का टारगेट, अच्छा जो पोस्ट में एजेंडा आ रहे थे उसके अलावा भी 2 एजेंडा है। आइजा 220 भी हम आज की क्लास में करेंगे, और आइजा जल्दी जल्दी आइजा 300 भी इंशाल्लाह हम आज की क्लास में करेंगे। यहाँ तक बात समझ आती है सबके? अच्छा, ऑनलाइन वाला आप लोग क्लियर हो बेटा? अच्छा जी, ये बात समझ आती है सबके? यहां तक क्लियर है? इसके बाद अगर मैं आपके साथ एक और चीज लिखूं, और इसका नाम है आइजा 210, जो कि क्या कहता है? जो कि कहता है कि जी आपने एंगेजमेंट लेटर नहीं, आपने, वो आपसे कहता है कि एंगेजमेंट को भी एक्सेप्ट करने से पहले आपने प्री कंडीशंस को देखना होगा कि क्या प्री कंडीशंस एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। मैं बड़ा प्रिसाइज यहाँ पे लिखूंगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे प्री कंडीशंस को देखना होगा। एक ऑडिट करने जा रहे हैं तो प्री कंडीशन क्या होगी प्यारे बच्चों? ये क्या होना चाहिए? जबरदस्त फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपका एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और ऑडिट की प्रीमाइस अवेलेबल होनी चाहिए। और प्रीमाइस क्या होगी? जो 3 पार्टी रिलेशनशिप में मैनेजमेंट है वो एक्नॉलेज करे कि उसकी जिम्मेदारी है। और उसकी जिम्मेदारी क्या है? उसकी जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विद IFRS। अगेन वही बातें रिपीट हो रही है प्यारे बच्चों। टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विद, टू प्रोवाइड ऑल information to the auditor and to design and implement internal control। भी किसकी जिम्मेदारी है प्यारे बच्चों? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। अगर ये प्री कंडीशंस मौजूद होंगी तभी इसको शो करने के लिए कि क्या ये प्री कंडीशंस मौजूद है या नहीं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? जल्दी छेती छेती, मैनेजमेंट से एक एंगेजमेंट लेटर साइन करना पड़ेगा। वो एंगेजमेंट लेटर मेरे हेड पे होगा, मेरे लेटर हेड पे होगा, और उसको मेरा पार्टनर साइन करेगा, और वहां से CFO या CEO साइन करेगा, ताकि मेरे पास एक एविडेंस रहे कि मैनेजमेंट ने सारी इंफॉर्मेशन एग्री करा था कि मुझे प्रोवाइड कर देगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? आगे जाके कुछ बड़े खतरनाक सवाल आने हैं, रेडी रहिएगा। क्लियर है हम सारे यहाँ तक प्यारे बच्चों? तो ये हमारे पास आइजा 210 है। ये कुछ हमारे पास बेसिक चीजें, और अगर आप गौर से देखें सारी चीजें आपस में ये इंटरलिंक्ड ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि एंगेजमेंट लेटर को चेंज करना है, तो इसका आंसर भी बोर्ड पे ऑलरेडी मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फॉर एग्जांपल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आपकी क्या हो जाए? चेंज। फॉर एग्जांपल कोई लीगल रिक्वायरमेंट आपकी क्या हो जाए? चेंज हो जाए। कहीं यहां तक बात समझ आती है? एंगेजमेंट लेटर में अगर कोई कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके चांसेस है कि इस बार पेपर में आ सकता है, वो ये है प्यारे बच्चों कि जब मैनेजमेंट आपसे रिक्वेस्ट करे कि एंगेजमेंट लेटर को चेंज करो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाजमी मार्क रखना है आपने। ये ICAP ने आज तक आपसे नहीं पूछा है, ये चांसेस है कि इस बार आपसे पूछेगा कि जी देखें 2 चीजें एंगेजमेंट, एक तो फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट के ऊपर आपको कहेगा कि बताएं ये एंगेजमेंट लेटर का फॉर्मेट सही है या फिर, इसका भी एक सवाल है जो कि इंशाल्लाह हम करेंगे। और सेकंड, अगर कोई चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट क्या है? वो आपसे कहेगा मैनेजमेंट आपसे कह रही है ऑडिट एंगेजमेंट को चेंज कर दें, किसमें? रिव्यू एंगेजमेंट में चेंज कर दे। तो वो ISRE 2400 भी आपसे साइमल्टेनियसली पूछ सकता है, और आपसे आइजा 210 भी पूछ सकता है कि क्या एंगेजमेंट लेटर को चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों सबके? अच्छा, ये हमारे पास कुछ बेसिक चीजें हैं प्यारे बच्चों। ये कुछ बेसिक चीजें हमारे सही, जिसके ऊपर हमने 15-20 मिनट लगाने थे। इसके ऊपर अभी हम आएंगे, इन सवालात के ऊपर अभी हम आएंगे, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज क्या है यार? ये देख लो, हैंड आउट और बोल देना उसके ऊपर। इंपॉर्टेंट चीज क्या है प्यारे बच्चों? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं
जो प्लानिंग का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, जिसका नाम है आइजा 315। इसकी एक अच्छी डायग्राम जॉट डाउन करने जा रहे हैं और इसी की डायग्राम से हमने खेलना है, अगले 2-3 घंटे इसी डायग्राम से खेलना है और इसी डायग्राम से हमने बाकी आइजाज को पढ़ना है। ये हम करने जा रहे हैं वर्कशॉप में, और अगर आप ये चीज देख लेंगे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है इंशाल्लाह डेफिनेटली इनहेंस कर जाएगा। मसला क्या है, एक चीज 10 जगह पे लिखी हुई आ रही होती है, सही है, तभी आप लोगों को लग रहा होता है कि आप चीजें भूल रहे हैं, ड्राफ्ट नहीं कर पा रहे, लिंक नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर हम इंशाल्लाह इसको इस तरीके से पढ़ लेंगे तो चीजें हमें इंशाल्लाह और अच्छे से रिटेन रहेगी। स्टार्ट करते हैं प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। अच्छा, प्लानिंग का भी अगर पहला जो स्टैंडर्ड है वो 315 नहीं है, वो अब आइजा 300 का सेकंड पार्ट है कि वो आपने ऑडिट स्ट्रेटेजी बनानी है और ऑडिट प्लान बनाना है। आपने ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान बनाना है, ये 300 का आपका जो दूसरा पार्ट है वो सबसे पहले अप्लाई होगा और उसके बाद जाके आपके पास अप्लाई होगा आइजा 315। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों, आइजा 315 को कुछ लिखने की कोशिश करें और इसी स्टैंडर्ड से हम रिस्क भी पढ़ेंगे, इसी स्टैंडर्ड से हम बिजनेस रिस्क भी पढ़ेंगे, इसी स्टैंडर्ड से हम सिग्निफिकेंट रिस्क और नॉर्मल रिस्क भी पढ़ेंगे, इसी स्टैंडर्ड से हम एफएस लेवल और एजर्शन लेवल भी पढ़ेंगे, इसी स्टैंडर्ड से हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स भी पढ़ेंगे, इसी स्टैंडर्ड से हम अभी रिलेटेड पार्टी पढ़ेंगे, इसी स्टैंडर्ड से हम फ्रॉड पढ़ेंगे, इसी स्टैंडर्ड से हम गोइंग कंसर्न पढ़ेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो एक बाइबल हम बनाने जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम डिफरेंट आइजाज को लिंक करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल एक्टिव रहेगा। 315 आपसे कहता क्या है? 315, अच्छा इसी स्टैंडर्ड से हम मटेरियलिटी भी पढ़ने जा रहे हैं, सही है। तो अगले 4-5 आइजाज को हम इस तरीके से, और जो सवाल आपके पास आएंगे उसमें इंटरनल कंट्रोल भी होगा, उसमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी होगा, उसमें फ्रॉड भी होगा। बच्चों डन है यहाँ तक? अच्छा, हमारे पास सबसे पहला जो स्टैंडर्ड है वो प्लानिंग का है, वो आइजा, वो बड़ी सिंपल सी बात करता है आपसे। वो कहता है यार मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। 315 का टॉपिक है और इंटरनल कंट्रोल में 2 कंट्रोल है, या तो मैनुअल है या आईटी है, तो आईटी भी 315 का ही पार्ट है, कोई अलग से टॉपिक नहीं है। आईटी भी 315 का ही पार्ट है। इंटरनल कंट्रोल 2 किस्म के होते हैं। अच्छा, वो कहता है अंडरस्टैंडिंग क्यों ऑब्टेन करनी है एंटिटी की, अंडरस्टैंडिंग क्यों ऑब्टेन करनी है एनवायरनमेंट की, अंडरस्टैंडिंग क्यों ऑब्टेन करनी है रेगुलेशंस की, अंडरस्टैंडिंग क्यों इंटरनल कंट्रोल की ऑब्टेन करनी है? सिर्फ इसलिए ताकि आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर सके। एंड भाई मैं क्यों रिस्क को आइडेंटिफाई करूं और क्यों रिस्क को असेस करूं? इसलिए ताकि उस रिस्क के अगेंस्ट आप रिस्पॉन्स बना सके, और रिस्पॉन्स मेरे पास 2 किस्म का होगा, या तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होंगे या टेस्ट ऑफ। तभी यहाँ पे कंट्रोल की भी अंडरस्टैंडिंग लेता हूँ ताकि रिस्पॉन्स में ये बता सकूं कि क्या मैंने कंट्रोल्स पे रिलाय करना भी है कि नहीं करना। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड आपसे सिंपल सी बात करता है, स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि जी आपने ऑब्टेन करनी है अंडरस्टैंडिंग। किस चीज की सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग आपने ऑब्टेन करनी है? किसकी? एनवायरनमेंट की। क्या यहाँ तक बात समझ आता है? उसके बाद आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है प्यारे बच्चों किस चीज की? एंटिटी की। क्या यहाँ तक बात समझ आता है? अच्छा, एनवायरनमेंट में किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है? इंडस्ट्री, रेगुलेशन, और इट कुड बी एनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। जब आपने एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ले ली कि हाँ जी इंडस्ट्री में ये चल रहा है, रेगुलेशन ये है, फॉर एग्जांपल या इट कुड बी एनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल जब हमने क्लासेस खत्म करी थी अपने कब जुलाई के फर्स्ट वीक में, तो उसके बाद हुआ क्या? सुनिएगा, उसके बाद हुआ क्या? आपका डॉलर शूट कर गया। हाँ जी, डॉलर का शूट कर गया आपका डॉलर कोई 250 रुपए तक चला गया। अब आप सोचे वो कंपनी जिसका बिजनेस ही इंपोर्ट था, और वो इंपोर्ट करते थे और यहाँ पे सेल करते थे, प्यारे बच्चों क्या उनका बिजनेस वाइबल रहेगा? आपने अदर एक्सटर्नल फैक्टर, भाई कुछ नहीं हुआ मुल्क में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी, सही है, मुल्क में जहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी, बहुत से बिजनेसेस आपके क्या हो गए? भाई यही जो सुजुकी वाले और कल्टस वाले 40-40 लाख 32-32 लाख के कल्टस बेच रहे हैं आप। और रीजन क्या है? रीजन है कि भाई हम तो सारा मशीनरीज कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? हम तो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो एक चीज 250 रुपए की हो गई है, तो हमारे लिए तो वाइबल, लेकिन एनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर जिसकी वजह से बिजनेस पे कोई ना कोई इंपैक्ट आ सकता है। क्या यहाँ तक बात समझ आता है? रेगुलेशन, क्या रेगुलेशन हुई? आप जाके कभी, मैं केपीटी का ऑडिट कर चुका हूँ, अभी आप जाके केपीटी के आसपास खड़े होइएगा पोर्ट कासिम के पास, कंटेनर जितने भी इंपोर्ट के कंटेनर है उसको क्लियर नहीं किया गया।
क्यों? क्लियर करेंगे तो एलसी से पेमेंट करनी पड़ जाएगी, जब पेमेंट करेंगे तो डॉलर वापस से बढ़ जाएगा। तो जितने भी आपका स्टोर है फुल हुआ हुआ है, जितने भी कंटेनर्स है पूरे भरे हुए, प्लस जो शिप्स आई हुई है वो अनलोड नहीं हो पा रही, और उनको भी आपने खड़ा रखा हुआ है पोर्ट पे सिर्फ इस वजह से कि जी अब सामान हमारे पास जगह ही नहीं है। और अगर जहां ये सारी इंपोर्ट वापस से क्लियर होना स्टार्ट होगी, डॉलर आपका, अब आप सोचे ना यार, एक कंपनी सोचे, और ये मैं आपको प्रैक्टिकल अभी जो मैं रिसेंटली मैंने ऑडिट करा वहां पे देखा है, एक कंपनी जो कि 100 रुपए की लेट से इंपोर्ट करती है, और इंपोर्ट करने के लिए पैसे किससे मांगती है? बैंक से। और बैंक कहता है भाई कब तक आ जाएगा आपका इंपोर्ट? वो कहता है 30 दिन में आ जाएगा। तो बैंक कहता है ठीक है 30 दिन का मुझे इतना इंटरेस्ट आप पे कर देना। वो अब 300 दिन से खड़ा हुआ है, आप सोचना उसकी फाइनेंस कॉस्ट कहाँ पे चली गई होगी। और डॉलर वैसे ही महंगा हो चुका है, मुझे बताए वो यहाँ पे कितने की बेचेगा, और बेचेगा कैसे? यहाँ पे लोगों की परचेसिंग पावर पैरिटी खत्म हो चुकी है। इट कुड बी एनी अदर फैक्टर, इट कुड बी एनी रेगुलेशन कि जी इंपोर्ट पे बैन लगा दिया गया है, लग्जरी आइटम पे बैन लगा दिया गया है, जिसकी वजह से कंपनी में कोई ना कोई रिस्क अराइज हो सकता है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है हमें? अच्छा, एंटिटी, अब आपने कहना है कि भाई कंपनी के ऑपरेशंस क्या है, नेचर ऑफ द एंटिटी क्या है, इसके ऑपरेशंस क्या है, इसके अलावा ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्यारे बच्चों, भाई पैसा कहां से आया और पैसा इन्वेस्ट कहां पे किया, ये आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी होगी। डन हो गया? इसके बाद जब आप ये एंटिटी की भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर लेंगे प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड कहता है कि आप इस पोजीशन पे आ चुके हैं कि आप कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज को इवैल्यूएट कर सकते हैं। प्लस आप जब अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि जी कंपनी में कंपनी के कौन कौन से बिजनेस रिस्क चल रहे हैं, और इस बिजनेस रिस्क से कौन कौन से ऑडिट रिस्क अराइज हो सकते हैं। इन सारे वर्ड्स को हमने बहुत डिटेल में देखना है प्यारे बच्चों। और आखिरी चीज आपने ये देखना है कि कंपनी की या उस कंपनी के लोगों की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस तरीके से, लिस्टेड कंपनी है तो उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस बेसिस पे मेजर होगी? प्रॉफिट के बेसिस पे, ईपीएस के बेसिस पे, डिविडेंड पे आउट रेशियो के बेसिस पे, रिजर्व्स के बेसिस पे। तो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस बेसिस पे मेजर होती है? क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, यहाँ पे सुनिएगा प्यारे बच्चों, खुदा का वास्ते थोड़ा सा वर्ड्स को आपने ना क्या कहते हैं अच्छे से कैप्चर करना। ये जो अंडरस्टैंडिंग मैं ऑब्टेन कर रहा हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग मेरे ऑब्टेन करने का पर्पस इसलिए है ताकि मैं रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकूं और असेस कर। ये मेरा प्राइमरी पर्पस है कि मैं रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकूं और असेस कर सकूं। और इस रिस्क को, और चूंकि ये जो अंडरस्टैंडिंग मैंने ऑब्टेन करनी है, इस अंडरस्टैंडिंग को ऑब्टेन करने के प्यारे बच्चों कुछ जल्दी छेती कुछ मेरे पास तरीके हैं। और वो तरीके क्या है? वो तरीके हैं मेरे पास रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। एज एन ऑडिटर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑडिट प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ये हमेशा याद रखिएगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड ऑडिट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर दोनों के बेसिक डिफरेंस, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कौन से फेज में परफॉर्म होगा? प्लानिंग। ऑडिट प्रोसीजर कौन से फेज में परफॉर्म होगा? परफॉर्मेंस फेज में। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से मैं रिस्क को आइडेंटिफाई करूंगा और असेस करूंगा। ऑडिट प्रोसीजर से मैं उसके अगेंस्ट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने की कोशिश करूंगा। क्या यहां तक बात सबको समझ आ रही है बच्चों? क्लियर है हम सारे यहां तक? मेरे पास जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मौजूद है प्यारे बच्चों, वो पहला रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मौजूद है मेरे पास, कौन सा? इंक्वायरी। दूसरा मेरे पास है एनालिटिकल प्रोसीजर, और तीसरा मेरे पास है ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। क्या यहाँ तक बात समझ गई? फॉर एग्जाम्पल, मैंने मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर ली कि मार्केट में कोई नया कॉम्पिटिटर तो नहीं आया। मैंने लीगल डिपार्टमेंट से इंक्वायरी कर ली कि कहीं कोई नई लिटिगेशन तो नहीं आ गई, कोई नया कानून तो नहीं आ गया। मैंने सीएफओ से इंक्वायरी कर ली, आपने किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर दी, आपके शेयर होल्डर तो चेंज नहीं हो गए, बोर्ड में तो कोई चेंजेस नहीं आए। इस तरीके से मैं इंक्वायरीज मैनेजमेंट से कर सकता हूँ। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अच्छा, थोड़ा सा रेडी रहेगा, 5 मिनट बाद थोड़ी सा टेक्निकल चीजें स्टार्ट होने जा रही है। जब आप ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हो, तो ये जो अंडरस्टैंडिंग आप ऑब्टेन करते हो प्यारे बच्चों, इससे आपको क्या मिलता है?
रिस्क फैक्टर्स। जब आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हो तो इससे आपको क्या मिलता है? रिस्क फैक्टर्स मिलते हैं। अच्छा, जब ये रिस्क फैक्टर्स मुझे आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो स्टैंडर्ड की एक ख्वाहिश है और स्टैंडर्ड कहता है कि इस रिस्क फैक्टर को आपने लिंक करना है प्यारे बच्चों, कौन से दो लेवल पे? एफएस लेवल पे या फिर असर्शन लेवल पे। रिस्क दो ही लेवल पे होंगे, या तो एफएस लेवल पे होगा या असर्शन लेवल पे होगा। असर्शन लेवल का मतलब जल्दी छेदी छेदी कि वो एफएस के किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से लिंक्ड होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं मार्केट में नया कॉम्पिटिटर आ गया है जिसकी वजह से मेरे सेल्स नहीं हो रही, तो रिस्क ये है कि मेरी इन्वेंट्री क्या हो चुकी है? ऑब्सोलीट। इन्वेंट्री ऑब्सोलीट का मतलब इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस में मसला नहीं है, किसमें मसला है प्यारे बच्चों? वैल्यूएशन में मसला है। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो एजर्शन लेवल का रिस्क स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ द एफएस से लिंक होता है। एफएस लेवल का रिस्क पूरे उसको आप किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से लिंक नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट है तो रेवेन्यू में भी हो सकता है, पीपी में भी हो सकता है, कैश एंड बैंक में भी हो सकता है, बैंक लोन कहीं पे भी हो सकता है प्यारे बच्चों। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल हाँ जी, गोइंग कंसर्न का रिस्क है और गोइंग कंसर्न का रिस्क ये रिस्क है कि जी एफएस की बेसिस ही गलत है, तो जो आप खुद कह रहे हैं कि एफएस की बेसिस गलत है तो इसका मतलब ये भी कौन सा लेवल का रिस्क है प्यारे बच्चों? ये एफएस लेवल का। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, काम करते हैं इसको। मैंने एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ले ली, मैंने एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ले ली। एक और अंडरस्टैंडिंग प्यारे बच्चों जो मुझे लेनी होगी वो किस चीज की लेनी होगी? वो और इंटरनल कंट्रोल का हम सबको पता है हमारे पास कितने कंपोनेंट्स मौजूद हैं प्यारे बच्चों? हमारे पास 5। एक हमारे पास है कंट्रोल एनवायरनमेंट, दूसरा हमारे पास है एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, तीसरा हमारे पास है इंफॉर्मेशन सिस्टम, चौथा हमारे पास है कंट्रोल एक्टिविटी और आखिरी हमारे पास मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। क्या यहां तक बात समझ आती है? ये पांचों एलिमेंट्स बड़े आपस में इंटरलिंक्ड है। एज एन ऑडिटर सबसे पहले आप किस चीज का अंडरस्टैंडिंग लेते हो? कंट्रोल एनवायरनमेंट की, कि जिस एनवायरनमेंट में ये कंट्रोल एक्सरसाइज हो रहे हैं क्या वो एनवायरनमेंट सही है? क्या मतलब, क्या दोस्त चाहे विद गवर्नेंस पार्टिसिपेट, क्या दोस्त चाहे विद गवर्नेंस कॉम्पिटेंट और कैपेबल है भी या नहीं? क्या एचआर की पॉलिसीज, क्या जो लोग हैं क्या वो कॉम्पिटेंट और कैपेबल है कि नहीं है? आपने कुछ कंट्रोल एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अच्छा, इसके ऊपर अभी हम आते हैं, ये हमारे आज की क्लास के एजेंडा में, ठीक है। और फिर हमने क्या परफॉर्म करा? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ताकि हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर सके किस लेवल पे प्यारे बच्चों? या तो वो एफएस लेवल का रिस्क होगा या वो असर्शन लेवल। जहां आपने रिस्क को लिंक कर दिया एफएस लेवल पे या असर्शन लेवल, दोस्त मुझसे पूछ लो किस सवाल पे, वो थोड़ा सा मसला होगा बिकॉज इसलिए कि राइटिंग का भी मसला है और जगह कम है हमारे पास, हमने बहुत प्रिसाइज लिखना है, सही है। अच्छा, हमारे पास रिस्क कौन से दो लेवल पे हो जाएंगे? तीसरी सबसे वंस यू आर यहाँ पे आके मैंने क्या काम कर लिया प्यारे बच्चों जल्दी से, अब मैंने अगला काम क्या करना है? और जब मैंने असेस करना होगा प्यारे बच्चों तो मेरे पास दो ही कैटेगरी से असेसमेंट की, या तो मेरे पास रिस्क नॉर्मल रिस्क होगा या मेरे पास रिस्क, अगेन सुनिएगा मेरी बात को, सिग्निफिकेंट रिस्क क्या है? सिग्निफिकेंट रिस्क वो है जो बेसिकली आपकी इनहेरेंट, अगर किसी रिस्क में एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट रिस्क शैल बी ट्रीटेड एज अ सिग्निफिकेंट। यू हमेशा आपको याद रहेंगी प्यारे, दैट रिस्क शैल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अ, अगर किसी रिस्क में क्या इन्वॉल्व हो रहा है? फ्रॉड, तो दैट रिस्क शैल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अ। और कंपनी फ्रॉड कैसे कर सकती है? कंपनी आउटसाइड दी कंपनी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में एंगेज हो सकती है, कंपनी रिलेटेड, तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मेरे पास सिग्निफिकेंट रिस्क राइज हो सकते हैं। हमेशा इस तरीके से आप याद रखिएगा बच्चों। डन हो गया हमारे पास? अच्छा, ये हमारे पास 315 कुछ है, और 315 में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है रिवीजन। सुनिएगा, ये बोर्ड किस चीज के लिए? जब हम इस बोर्ड पे आएंगे, मतलब परफॉर्मेंस पेज में आएंगे, और मुझे अगर कोई न्यू इंफॉर्मेशन ऑब्टेन होती है तो स्टैंडर्ड कहता है कि आप वापस से प्लानिंग फेज पे आए और अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करें। तो रिवीजन का मतलब कि जी अपने रिस्क असेसमेंट को आपने क्या करना है प्यारे बच्चों? रिवाइज करना है। और जब रिस्क ही रिवाइज हो जाएगा तो इसका मतलब है आपको
फर्दर ऑडिट प्रोसीजर या जो उसके अगेंस्ट नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर है उसको भी क्या करने पड़ेंगे, रिवाइज करने पड़ेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों सबको? अच्छा, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ उसको नोट करने के लिए, इस डायग्राम को एक नोट करें बिकॉज उसके बाद हमें इस डायग्राम से खेलना है थोड़ा। अच्छा जी, यहाँ तक बात समझ आती है सबके? यार वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा यार, थोड़ा सा बढ़ा दो जी। चले, मेरी बात सुने बच्चों, एक और आइजा जो हम जॉट डाउन करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है आइजा, जल्दी छेती छेती, 240 फ्रॉड। चूंकि ये 315 से लिंक्ड है और आगे जाके जो हम 6-7 आइजा लिखने जा रहे हैं वो इसी डायग्राम से या इन्हीं डायग्राम से लिंक्ड है। हम कोशिश करते हैं कुछ आइजा लिंक करें और फिर हम साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहे। ठीक हो गया जी? अच्छा, अगेन जब फ्रॉड का स्टैंडर्ड आया तो इसने कहा कि आपसे, इसने आपसे सिर्फ एक बात करी, इसने कहा फ्रॉड के ऊपर जल्दी जल्दी रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं और असेस करना है। पहला काम आपका क्या है कि आपने फ्रॉड के ऊपर रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और असेस करना है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? फ्रॉड के ऊपर आपने रिस्क आइडेंटिफाई, जब आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया है तो अगला काम, हाँ जी, उसके अगेंस्ट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने। और जब प्रोसीजर्स आप परफॉर्म करेंगे तो एक इंडिकेशन आ सकती है शायद क्या हुआ है, फ्रॉड हुआ है, तो आपको रिस्पॉन्ड करना है। फ्रॉड के स्टैंडर्ड के प्यारे बच्चों कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं? 3 ही ऑब्जेक्टिव है। पहला प्लानिंग है, दूसरा परफॉर्मेंस है, तीसरा रिस्पॉन्ड है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? थोड़ा सा गौर से देखिएगा एक चीज, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ता रहे। मुझे फ्रॉड के ऊपर करना क्या है? पहला काम क्या करना है? सबसे पहले प्यारे बच्चों, सबसे पहले मुझे कहां पे आना पड़ेगा? मुझे 3 पार्टी रिलेशनशिप में आना पड़ेगा। मतलब जिम्मेदारी किसकी है? देखें 3 लोग हैं, एक शेयर होल्डर है, एक मैनेजमेंट है और एक भाई फ्रॉड से रिलेटेड पहला कॉन्सेप्ट टेक्निक जो जहन में आता है वो क्या आता है? जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर ऑफ फ्रॉड। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि उसने क्या करना है, उसने इंटरनल कंट्रोल को, सुनिएगा, प्रीमाइस क्या है? टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विद दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल वेदर ड्यू टू, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। और यही चीज आप एंगेजमेंट लेटर में लिखवाते हो। तो पहला कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आएगा वो किस चीज का आएगा? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का आएगा कि भाई मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। जेनेरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आप प्राइमरीली आपकी जिम्मेदारी है टू प्रिवेंट, टू, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरनल कंट्रोल। और कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी को क्या करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज करना पड़ेगा। किस चीज के ऊपर? फ्रॉड की प्रिवेंशन के ऊपर। क्या यहाँ तक? एज एन ऑडिटर मेरी क्या जिम्मेदारी है? रिस्क आइडेंटिफाई करना, रिस्क को असेस करना, उसके अगेंस्ट और अगर कोई फ्रॉड पता चलता है तो रिस्पॉन्ड करना, प्लस कुछ जेनेरिक जिम्मेदारी कि एज एन ऑडिटर मुझे क्या मेंटेन करना है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है। और एंगेजमेंट टीम आपस में डिस्कस करे कि ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे फ्रॉड हो सकता है। मैं सब कुछ नहीं लिख रहा यहाँ पे, मैं यहाँ से थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लिंक करके बताऊं। समझ आ रही है बात यहाँ पे? तो पहला कॉन्सेप्ट प्राइमरीली जो आइजा 200 है उसकी इंप्लीकेशन 240 में मौजूद है। यूं सोचिएगा कि जो 200 में लिखी गई है चीजें वो कहां मौजूद है? वो 240 में मौजूद है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मौजूद है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मौजूद है प्यारे बच्चों आपके पास इनहेरेंट, कि अगर आपने आइजा 240 के हिसाब से ऑडिट कंडक्ट कर लिया, अगर आपने आइजा 2 क्या कहता है? 240 प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, एंगेजमेंट टीम डिस्कशन, फ्रॉड के ऊपर रिस्क, उस रिस्क के अगेंस्ट प्रोसीजर, और अगर कोई फ्रॉड पता चलता है तो रिस्पॉन्ड। अगर आपने ये काम कर लिया और उसके बावजूद अगर आप फ्रॉड डिटेक्ट नहीं कर सके तो आप परेशान मत होइएगा, बिकॉज देयर आर, और ये 200 वाली इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं है, ये फ्रॉड के अंदर कुछ 4 इनहेरेंट लिमिटेशंस मौजूद है। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? पहली इनहेरेंट लिमिटेशन भाई कोल्यूजन हो सकता है। दूसरी इनहेरेंट लिमिटेशन
जितनी सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगी उतना मेरे लिए फ्रॉड को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा प्यारे बच्चों का। यहां तक बात समझ आती है? और हाँ जी, फ्रॉड जो होता है वो प्रॉपरली फ्रॉड और एरर के दरमियान जो बुनियादी फर्क है वो किस चीज का है, ठीक है, ये समझने की कोशिश करिएगा, क्लास में प्रैक्टिस करिए। अगर पेपर में सवाल आता है कि ये एरर था आपसे मिस क्यों हो गया 200 की इनहेरेंट लिमिटेशन, ये फ्रॉड था आपसे मिस क्यों हो गया फ्रॉड की 240 के इनहेरेंट लिमिटेशन का। यहां तक बात समझ आती है? तो अगर आप फ्रॉड के कॉन्सेप्ट में जो अभी मैंने आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इनहेरेंट लिमिटेशन डिस्कस करी है ये यहीं से उठ के आ रही है। ये एक ही चीज है जो कि डिफरेंट जगह पे आपको दिख रही होंगी। हमारी कोशिश ये है कि हम उसको इस तरीके हम सब कुछ ऑब्वियसली जॉट डाउन, बिकॉज यहाँ पे हमने कोई 7-8 आइजा जॉट डाउन करने और फिर आंसर्स भी करने, लेकिन तभी मैं आपसे कह रहा हूँ आपने क्या रहना है प्यारे बच्चे, थोड़ा सा एक्टिव रहना है। इस डायग्राम की मदद से हमने बहुत कुछ पढ़ना है आज। क्लियर हो गया हम सारे यहाँ पे? अच्छा, जिम्मेदारी क्लियर? तो जर्नल कौन सा फ्रॉड के क्लियर होगा भाई? आपकी जिम्मेदारी ये है, मेरी जिम्मेदारी ये। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से एहतियात से कर लूं उसके बावजूद भी फ्रॉड को डिटेक्ट करने में नाकामयाब हो जाऊं तो देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस। यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, अगला काम। अब पहला काम क्या? रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। और अच्छा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की डेफिनेशन क्या थी? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, क्वेश्चनिंग माइंड, सही है, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ। क्यों क्वेश्चनिंग माइंड रखना है? क्यों क्रिटिकल? बिकॉज इट विल हेल्प द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ फ्रॉड। जब वो प्रोफेट 200 की डेफिनेशन में वो आपसे कह रहा है कि इससे आपको रिस्क ऑफ फ्रॉड आइडेंटिफाई हो जाएगा या फ्रॉड आइडेंटिफाई हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि 240 में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का तस्करा ही ना हो प्यारे बच्चों? ये तो हमेशा बेसिक चीज होगी कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म सिर्फ 240 में नहीं, आपने तो 505 में मेंटेन करना है। सिर्फ 505 में नहीं, आपने तो 550, 560, 570 में भी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करना है। क्या यहां तक बात समझ आती है? सबके क्लियर? हम सारे यहां तक? अच्छा, जहां अब अगला काम, पहला काम क्या है प्यारे बच्चों? जल्दी से आ जाए। मैंने क्या करना है? मैंने रिस्क को आइडेंटिफाई, भाई रिस्क को आइडेंटिफाई करना और असेस करना। तो देखे ना 315 में तो क्या कहते थे? रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और असेस। इसका मतलब है मुझे क्या करने पड़ेंगे? जल्दी बताएं। मुझे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, देखें सुनिएगा मेरी बात को गौर से। अब तक आईकैप आपसे कैसे सवाल पूछ रहा है? फ्रॉड के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई करने के मुझे प्रोसीजर्स बताएं। आईकैप क्या पूछ सकता है? मुझे आइजा 240 फ्रॉड के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बता दो। बच्चों को जब पता ही नहीं होगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है क्या, तो वो तो कंफ्यूज होगा कि मैं ये वाले लिखूं कि ये वाले लिखूं, या फिर तो मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों? मैं रिस्क असेसमेंट, मेरे पास कौन से रिस्क प्रोसीजर मौजूद है? पहला, साफ सी बात है प्यारे बच्चों, दो लोगों से इंक्वायरी कर लूंगा, एक मैनेजमेंट से, दूसरी दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से, तीसरी सिंपल सेंटेंस। इन तीन लोगों से मैं इंक्वायरी कर लूंगा। मैंने यहाँ पे लिखा है, टेक्निकली ये चीज उठ के यहाँ पे आ रही है, सही है? मैं आपको एक चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैनेजमेंट से क्या इंक्वायरी करूंगा? भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, तो बताओ तुम्हारा प्रोसेस क्या है? मैं क्यों कर रहा हूं? ताकि मैं क्या कर सकूं? फ्रॉड के रिस्क को असेस कर सकूं। भाई आपकी क्या असेसमेंट है कि कहां पे फ्रॉड हुआ है? सही है, आपकी जिम्मेदारी थी कि आपने ये सारी की सारी चीजें किसको कम्युनिकेट करनी थी? दोस्त जावेद गवर्नेंस को। क्या दोस्त जावेद गवर्नेंस को आपने कम्युनिकेट? आपकी जिम्मेदारी थी कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी को, तो क्या आपने अपना कोड ऑफ कंडक्ट एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट किया भी है कि नहीं किया? ये चार इंक्वायरीज प्यारे बच्चों में किससे करूंगा? मैं लिख नहीं रहा बार बार, हम 1000 बार लिख चुके हैं। मैं आपको जैसे कि समझा, आप जितना एक्टिवली सुनेंगे इसको आपको पेपर में रिटेन रहेगा प्यारे बच्चों। और कोशिश करें सारी चीजें यहीं से उठ के आ रही है। देखिए प्रोसेस क्यों पूछ रहा हूँ? जिम्मेदारी मैनेजमेंट की, तभी तो कह रहा हूँ आपका प्रोसेस क्या है। क्यों मैनेजमेंट से असेसमेंट का वर्ड यूज कर रहा हूँ अपने आंसर में? इसलिए बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैंने फ्रॉड के रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और असेस करना है। कि यहाँ तक उसके बाद मैं जाऊंगा दोस्त जावेद गवर्नेंस के पास। मैं कहूंगा भाई मैनेजमेंट ने मुझे कहा था कि उसने अपना प्रोसेस आपको आप बताएं कि क्या आपको कमी, और आप उस प्रोसेस को किस तरीके से ओवरसाइट करते हैं? दोस्त जावेद गवर्नेंस आर रिस्पांसिबल टू ओवरसाइट। तो आप इस प्रोसेस को किस तरीके से ओवरसाइट करते? मैं इंटरनल ऑडिटर के पास जाऊंगा। मैं कहूंगा तुम्हारी तो जिम्मेदारी थी एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करना, तो मुझे बताओ क्या तुम्हारी नॉलेज में कोई फ्रॉड है क्या? यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो मैं कुछ रिस्क आइडेंटिफाई और असेस करने के लिए मैंने कुछ इंक्वायरीज करी दोस्त, प्लस एनालिटिकली भी मैं
मैं फ्रॉड का रिस्क आइडेंटिफाई, भाई सवाल में लिखा हुआ है रेवेन्यू, इस बार तो मार्केट बड़ी टफ थी, इकोनॉमिक हालात खराब थे और आप पीएनएल देखो तो आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है। अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो आप कहेंगे मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया। सही है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप 315 में थे तो आप किस चीज को ढूंढते थे? अब आप 240 में हो तो अभी भी आप रिस्क फैक्टर को ढूंढोगे, लेकिन एक और वर्ड ऐड हो जाएगा, फ्रॉड रिस्क फैक्टर ऐड हो जाएगा। और एज एन ऑडिटर प्यारे बच्चों, आपने क्या करना पड़ेगा? आपने फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स प्यारे बच्चों 3 किस्म के होंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फ्रॉड रिस्क फैक्टर मेरे पास 3 किस्म के होंगे। एक होगा मेरे पास इंसेंटिव स्लैश, दूसरा मेरे पास होगा, तीसरा मेरे पास होगा एटीट्यूड स्लैश। एक एक को बड़ा डिटेल क्लास में देखा, लेकिन खुदा का वास्ता है एक चीज सामने रखेगा, जो ये लिखे गए हैं यही तो आपके फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। जो ये लिखे गए हैं यही तो आपके फ्रॉड। इंसेंटिव और प्रेशर था क्या? मार्केट में कोई न्यू कॉम्पिटिटर आ जाए, मार्केट में कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए, कस्टमर की डिमांड चेंज हो जाए, बैंक से लोन लिया हुआ है या बैंक से लोन लेने जा रहे हैं। क्या आप समझ आ रही है? सारे फैक्टर्स आपको प्यारे बच्चे, सारी चीजें कहां, ये सारी अंडरस्टैंडिंग में कहां ऑब्टेन कर चुका हूं। ये मैं ऑलरेडी 315, जब मैं इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग लेता था तो मुझे पता था कि भाई मार्केट में कोई न्यू कस्टमर आ गया है, मार्केट में कोई न्यू कॉम्पिटिटर आ गया है, मार्केट में कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, कस्टमर की डिमांड क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है। जब मैं फाइनेंसिंग या इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो फाइनेंसिंग में मैं किस चीज का अंडरस्टैंडिंग लेता था? बैंक। भाई पैसा कहां से आया? आपके पास पैसा आया है बैंक से, बैंक से लोन लिया हुआ है तो बैंक कंडीशन लगाता है। कंडीशन क्या लगाता है? कहीं कोविनेंट। अब मेरे पास एक प्रेशर है कि मैं कोविनेंट ब्रीच नहीं कर सकता, बिकॉज अगर मैंने करे तो बैंक सारा का सारा पैसा इमीडिएटली मुझसे मांग लेगा। अभी अभी हमने एक वर्ड पढ़ा प्यारे बच्चों, कंपनी की फाइनेंशियल या उनके लोगों की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस तरीके से मेजर होती है। अगर तो आपने इस साल इतना प्रॉफिट अचीव कर लिया तो आपको 10% बोनस दिया जाएगा। अगर आपने सेल्स के टारगेट अचीव कर लिए तो आपको इतना बोनस दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, जितने भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर हैं ये टेक्निकली कहां से उठकर आए? ये 315 से ही उठ के आए। क्या यहां तक बात समझ आती है? आइजा 315 कहता था ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट। अगर इंटरनल कंट्रोल मौजूद नहीं है तो अपॉर्चुनिटी है कि वो फ्रॉड करेगा। अगर इंटरनल कंट्रोल मौजूद है लेकिन उसमें कोई डेफिशिएंसी है और मैनेजमेंट फिर भी उसको ठीक, तो मैनेजमेंट का एटीट्यूड इस चीज की अलामत है कि शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फ्रॉड हुआ। जितने भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को आप देखेंगे ये टेक्निकली 315 से ही उठ के आए हैं। प्यारे बच्चों के यहां तक बात समझ आती है? तो हमारे पास इंसेंटिव और प्रेशर था, हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी। हमने कहा भाई ओनरशिप मतलब शेयर होल्डर, गवर्नेंस मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट कहां करी है? सब्सिडरी में करी। ये कौन लोग हैं? ये जब रिलेटेड पार्टी है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप फ्रॉड कर सकते हैं। सारी चीजें 315 ये डिफरेंट जगह पे लिखी होती है, तभी आपको मुश्किलात हो रही होती है प्यारे बच्चों। बट अगर वर्कशॉप में इस तरीके से अगर आप कुछ समझ लेंगे, आप इंशाल्लाह जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे बातें। एक ही जगह, इसी डायग्राम से 320 पढ़ना है, इसी डायग्राम से रिलेटेड पार्टी पढ़ना है, इसी डायग्राम से गोइंग कंसर्न करना है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है हमें? और इससे बड़ा फायदा हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि पेपर में जब सवाल आएगा तो हमने प्लानिंग फेज से लिखना है या परफॉर्मेंस फेज से लिखना है। यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? जब मैंने फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को भी देख लिया, साइड सी बात है, अगला काम मेरे पास जो रिस्क फैक्टर आया है उसको मैंने लिंक करना होगा, या तो अब मैं वापस से नहीं लिख रहा, या तो एफएस लेवल पे करना होगा या एफएस लेवल पे एक रिश्ता कयामत मौजूद होगा जिसका नाम क्या होगा? एंड अच्छा, जब रिस्क भी आइडेंटिफाई कर लिए तो उसकी असेसमेंट होगी प्यारे बच्चों, या तो नॉर्मल रिस्क होगा या फ्रॉड का रिस्क था। कयामत हमेशा कौन सा रिस्क होगा? इट शैल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज, ये 240 नहीं कहता, ये 315 कहता है कि अगर रिस्क इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड है तो इट शैल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अ सिग्निफिकेंट रिस्क है। यहां तक बात समझ आती है हमें? तो मेरे पास जब रिस्क आइडेंटिफाई हो गए, उस रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने रिस्क को लिंक करा या तो एफएस लेवल पे या एजर्शन लेवल पे। एफएस लेवल पे एक रिस्क था, कयामत मौजूद होगा, इसका नाम होगा एमओसी। एजर्शन लेवल पे एक रिस्क था, कयामत मौजूद होगा, रेवेन्यू
The only exception is अगर रेवेन्यू सिंपल नेचर का है, अगर रेवेन्यू सिंपल नेचर का है तो आप ये कह सकते हैं कि रेवेन्यू पे फ्रॉड का, लेकिन प्यारे बच्चों रेवेन्यू पे 315 के हिसाब से रिस्क आइडेंटिफाई करने होंगे। रेवेन्यू पे फ्रॉड का रिस्क नहीं है, लेकिन रेवेन्यू पे जो 300 रेवेन्यू क्या है, एजर्शन लेवल, इट मींस रेवेन्यू की अकरेंस में भी रिस्क होगा, कंप्लीटनेस पे भी होगा, कट ऑफ पे भी होगा, एक्यूरेसी पे भी होगा, लेकिन ये रिस्क 315 के, इस रिस्क में आप ये नहीं कहेंगे कि दैट रिस्क इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड, आप फ्रॉड का वर्ड नहीं लिखेंगे। प्यारे बच्चों को यहां तक बात समझ आती है, क्लियर है हम सारे यहाँ पे? मैं बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, सुनिएगा मेरी बात को। आप एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये अनाउंस करते हैं अगर इस साल की सेल 100 मिलियन हो गई तो आपको 10 मिलियन का बोनस दिया जाएगा। प्यारे बच्चों क्या यहाँ पे फ्रॉड इंस्पेक्टर मौजूद है? क्या सेल्स डिपार्टमेंट के पास कोई इंसेंटिव या प्रेशर है फ्रॉड करने का? क्या ये रिस्क एफएस लेवल का है क्या असर्शन लेवल का? ये रेवेन्यू की कौन सी असर्शन लेवल का रिस्क है? देखिए वो रेवेन्यू बढ़ाएगा, तो जब बढ़ाएगा तो मतलब कौन सी असर्शन? अकरेंस हो सकती है और कट ऑफ हो सकती है। कट ऑफ में भी अर्ली कट ऑफ नहीं होगा, लेट कट ऑफ का मतलब क्या? पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड होता है, तो 365 दिन की जगह 375 दिन का वो रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा। जितने ज्यादा दिन का रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा रेवेन्यू बढ़ता रहेगा। अर्ली कट ऑफ का मतलब 365 दिन की जगह 350 या 55 दिन का रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? इसका मतलब है यहाँ पे रिस्क अकरेंस और कट ऑफ का भी है, लेकिन क्यों है? फ्रॉड की वजह से। लेकिन अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू बहुत ही सिंपल नेचर का हो तो अब आप 240 के हिसाब से फ्रॉड की वजह से रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। हाँ, 315 के हिसाब से अकरेंस, कट ऑफ, कंप्लीटनेस, इनका तो रिस्क होगा, और जब इनका रिस्क होगा तो उसके अगेंस्ट जब रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके अगेंस्ट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों के लिए? अच्छा, दो फर्क हो जाएंगे। एक सवाल है मेरा आपसे, एक्टिव रहना है, और अब सवाल आना स्टार्ट होंगे। दो सिनेरियो मैंने आपके सामने डिस्कस करे, एक में रेवेन्यू पे फ्रॉड का रिस्क है, एक में रेवेन्यू पे फ्रॉड का रिस्क नहीं है बल्कि, तो सर जब दोनों जगह रिस्क है और दोनों जगह प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर इतना क्यों आप इन सारी इंटीग्रिटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं? कि रिस्क 315 का रिस्क है क्या फ्रॉड का रिस्क है? हाँ जी, जल्दी मेरे भाई। सॉरी यार, जबरदस्त मेरे भाई, हमेशा याद रखिएगा फ्रॉड का जब रिस्क होगा इट शैल बी ट्रीटेड एज अ, इसका मतलब है जो हमारे पास ऑडिट रिस्क की इक्वेशन थी, इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पे इनहेरेंट रिस्क ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? और जब आपका इनहेरेंट रिस्क ज्यादा हो जाएगा तो प्यारे बच्चों आप ज्यादा होने देंगे उसको? नहीं, आप क्या कम करने की कोशिश करेंगे? और डिटेक्शन रिस्क कैसे कम होगा? ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स परफॉर्म करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अच्छी टीम भेजेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसीज को इवैल्यूएट करेंगे, एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी, बिकॉज आप खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे रिस्क है कि एरर या फ्रॉड हो सकता है। जब कह रहे हो तो फिर काम भी उस हिसाब से करो ना यार। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्लियर है हम सारे यहाँ तक? अच्छा जी, तो मैंने रिस्क आइडेंटिफाई किया, एफएस लेवल, असर्शन लेवल पे लिंक करा, और उसकी असेसमेंट हमेशा क्या होगी प्यारे बच्चों? जब मैंने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, अब इस रिस्क के अगेंस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। पहला रिस्क किस चीज का है? ये समझने की, मैं लिख नहीं रहा, ये समझने की जरूरत है कि कंपनी एमओसी, कंपनी कंट्रोल्स को ओवरराइड टेक्निक क्या है उसके पास, कैसे कर सकती है? कंपनी फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर सकती है। सुनिएगा, कंपनी क्या कर सकती है? फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर सकती है। कंपनी और क्या कर सकती है? एस्टिमेट्स को चेंज कर सकती है। कंपनी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में एंगेज हो सकती है आउटसाइड द नॉर्मल। कंपनी ऑडिटर को सारी की सारी इंफॉर्मेशन, कंपनी अगले सालों की ट्रांजैक्शन को आज रिकॉर्ड कर ले या आज की ट्रांजैक्शंस को अगले सालों में रिकॉर्ड। ये टेक्निक उसका, जब टेक्निक उसके पास ये अवेलेबल है, इस तरीके से वो ओवरराइड कर सकती है, तो आप भी इस तरीके के प्रोसीजर परफॉर्म करें कि अगर वो फिक्टिशियस जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर सकती है तो आप भी जर्नल एंट्रीज को टेस्ट करें। अगर वो एस्टिमेट चेंज कर रही है तो आप ये चेक करें कि क्या एजम्पशंस रीजनेबल है कि नहीं है।
अगर वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में जा रही है, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जा रही है, तो आप बिजनेस रैशनल को इवेल्युएट करें। क्या यहां तक बात प्यारे बच्चों समझ आती है? इसको थोड़ा बहुत हम लिखना स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे पास एमओसी का रिस्क होगा, तो एमओसी कंपनी किस तरीके से कर सकती है? फिक्टिशियस, और क्या काम कर सकती है? एस्टिमेट्स को चेंज कर सकती है, और क्या काम कर सकती है? आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, और एडवांस और डिले। एडवांस का मतलब अगले सालों का रेवेन्यू आज रिकॉर्ड कर दिया, डिले का मतलब इस साल के एक्सपेंसेस को मजीद डिले कर दिया, या अगर चाहे तो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे या डिस्क्लोज ना करे। प्यारे बच्चों, इसके अगेंस्ट आपका ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा? अगर फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज कर रही है तो आपको एज एन ऑडिटर क्या करना पड़ेगा? अगर एस्टिमेट चेंज कर रही है तो आपको देखना होगा एजम्पशन। अगर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो बिजनेस। ये आपके प्रोसीजर्स हैं प्यारे बच्चों, समझ आती है बात यहाँ तक? इसी तरीके से हमारे पास अगर, अच्छा ये रिस्क, ये किस प्रोसेस किसके अगेंस्ट है? लेकिन एक रिस्क मेरे पास किस लेवल का हो सकता है? एफएस लेवल का भी हो सकता है। क्या मतलब? मैनेजमेंट का है। अगर प्रॉफिट इतना हुआ ना 100 मिलियन का, 10 मिलियन का, तो मतलब प्रॉफिट है, तो मतलब कंपनी रेवेन्यू में भी कर सकती है, कंपनी एक्सपेंस में भी कर सकती है, कंपनी परचेज में भी कर सकती है, कंपनी अदर इनकम में भी कर सकती है, कंपनी पीपी के डेप्रिसिएशन में भी कर सकती है, कंपनी पीपी के इंपेयरमेंट में भी कर सकती है, कंपनी रिसीवेबल के बैड डेट में भी कर सकती है, कंपनी सेल्स रिटर्न में। इट मींस ये कौन से लेवल का रिस्क है? इसे कहता है अगर कोई रिस्क एफएस लेवल का है, तो चूंकि ये रिस्क पूरे एफएस लेवल में मौजूद है, तो आपने एंगेजमेंट टीम भी ऐसी भेजनी है जिसके पास सफिशिएंट लेवल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टीज हो। आपने एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करना है। और तीसरी चीज, आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को इवैल्यूएट करना है। क्या यहां तक बात समझ आती है? हमें क्लियर है? मेरी एक बात बड़े गौर से सुननी है, ये प्रोसीजर कौन से लेवल पे है और ये एफएस लेवल पे जो रिस्क है प्यारे बच्चे, किस चीज का रिस्क है? ये फ्रॉड का रिस्क है। एक एफएस लेवल का रिस्क आपने कहां आइडेंटिफाई करा था? किसके हिसाब से आइडेंटिफाई करा था? 315। इसका मतलब है मुझे आइजा 330 ने भी कुछ जेनेरिक प्रोसीजर्स बताए हैं कि अगर एफएस लेवल पे रिस्क होगा तो एज एन ऑडिटर आपने ये काम करना है। ये 3 तो करने ही करने, इसके अलावा भी आप चाहें तो 2 से 3 प्रोसीजर और परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुने मेरी बात, प्रोफेशनल हमेशा ताहयात का प्रोसीजर है। प्रोफेशनल, यहाँ बात किस चीज की चल रही है? एंगेजमेंट टीम। तो आप अपनी टीम में किसी ऑडिटर एक्सपर्ट को भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो हमारे पास 1-2 प्रोसेस 315 में लिखे, कुछ फ्रॉड में लिखे। अगर कोई 6 नंबर का सवाल आ जाए कि बताएं एफएस लेवल के अगेंस्ट आपका रिस्पॉन्स क्या होगा प्यारे बच्चों, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। डन है यहाँ तक? अच्छा, जब मैंने प्रोसीजर्स भी परफॉर्म कर लिए प्यारे बच्चों, जब मैंने सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, मैंने जर्नल एंट्रीज को देखा, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मुझे कोई इंडिकेशन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड आइडेंटिफाई हो सकती है। क्या देखे ना, रिस्क आइडेंटिफाई करें, रिस्क के अगेंस्ट प्रोसीजर परफॉर्म क्यों करें? ताकि फ्रॉड पकड़ लो। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद मुझे कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई हो जाए। जैसे ही मुझे फ्रॉड आइडेंटिफाई होता है, फ्रॉड अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा प्रॉपर्ली प्लान्ड होता है। जब प्लान्ड होता है इट मींस फ्रॉड आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। अगर रेवेन्यू में फ्रॉड हुआ है तो एक और जगह पे फ्रॉड किया होगा। कहां पे फ्रॉड किया होगा? रिसीवेबल्स में भी फ्रॉड किया होगा। अगर इंडिकेशन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड है, आपका सबसे पहला काम क्या होगा? आपने अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट, अगर सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, हाँ जी, तो इसका मतलब है मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट्स क्रिएट। और जहां मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट्स क्रिएट हो गए, तो इसी मैनेजमेंट से आप इंक्वायरी करके क्या आइडेंटिफाई कर रहे थे? फ्रॉड के ऊपर। इसका मतलब है आपकी जो प्लानिंग में एक्सरसाइज थी वो सारी की सारी
यूजलेस हो गई, बेकार हो गई। आपने अपने रिस्क असेस, फ्रॉड के रिस्क असेसमेंट को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। फ्रॉड के रिस्क असेसमेंट को, इसके अगेंस्ट नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ फर्दर, और जितने भी ऑडिट एविडेंस मिले हैं, जितने भी रिटर्न रिप्रेजेंट मिले हैं, उन सब की रिलायबिलिटी पे डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे। और फिर एक आखिरी चीज जो कि आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, विड्रॉ करने से पहले किसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, दोस्त विद गवर्नेंस, जो भी अप्रोप्रिएट बंदा है, शेयर होल्डर दोस्त। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो अगर हम ये डायग्राम देखें प्यारे बच्चों, तो इस डायग्राम में से 70-80% चीजें यहाँ पे मौजूद है। क्या यहाँ तक बात आपके समझ आती है? आपकी फ्रॉड से रिलेटेड जिम्मेदारियां 200 से मौजूद है, फ्रॉड से रिलेटेड इनहेरेंट लिमिटेशन 200 से मौजूद है, फ्रॉड के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई करना है पूरा 315 मौजूद है। अगर कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई हो जाता है और आपको कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो ये सारी की सारी चीजें प्यारे बच्चों ये 315 से ही तो उठ के यहाँ पे आ रही है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है हमें? क्लियर हम सारे यहाँ तक? हाँ, फ्रॉड में अगर कोई चीज यूनिक है तो वो फ्रॉड के प्रोसीजर्स है, रिस्क फैक्टर भी नहीं, रिस्क फैक्टर भी 315 वाले हैं। फ्रॉड के जो प्रोसीजर्स हैं वो सिर्फ यूनिक है फ्रॉड के अंदर, उसके अलावा सारी चीज अगर आप देखें कहां से उठ के आ रही है, 315 से उठ के आ रही है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? इस तरीके से अगर आपको पता होगा तो आप सवाल में पिक कर लेंगे कि सवाल में प्लानिंग का मसला है, परफॉर्मेंस का मसला है, या रिपोर्टिंग का मसला है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर 315 ये ग्रिप है 315 में, तो इससे रिलेटेड जितने भी आइजाज है उसकी जो बेस है वो 315 ही है। अगर आप फ्रॉड को हमेशा याद करने का, रिटेन करने का सबसे आसान तरीका ये होगा कि 315 का अगर मुझे स्ट्रक्चर पता है तो फ्रॉड का स्ट्रक्चर 240 का स्ट्रक्चर भी यही होगा। यही बातें होंगी कि फ्रॉड के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई करना है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होंगे, इंक्वायरी होगी, जो रिस्क आइडेंटिफाई होगा वो या तो एफएस लेवल पे होगा या एजर्शन लेवल पे होगा। एफएस लेवल पे कौन सा रिस्क होगा, एजर्शन लेवल पे कौन सा रिस्क होगा, जो उसकी असेसमेंट होगी वो नॉर्मल रिस्क होगी या सिग्निफिकेंट रिस्क होगी। 315 के बेसिस पे आप कंप्लीटनेस इंश्योर कर सकते हैं कि मैंने फ्रॉड पूरा पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा। कहीं यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? और इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो इससे इंशाल्लाह और फायदा होगा। 2 मिनट दे रहा हूँ, उसको नोट करें जल्दी से, और कोई सवाल हो तो मीनवाइल मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ डायग्राम क्लियर है? देखिए लिखा कम है मैंने, उसके ऊपर जो चीजें बोली हैं उसको तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हैंड आउट सबके पास है, सबके पास किताबें हैं, चीजें, जितना एक्टिव आप रहेंगे और आप ये देखेंगे ना कि चीजें आपस में किस तरीके से रूट होते हुए आ रही हैं, तो पेपर से पहले अगर कुछ 15-20 टर्मिनोलॉजीज में भी आपकी ग्रिप होगी ना, आप पेपर में जाके उसको प्रोड्यूस कर सकेंगे। डन हो गया प्यारे बच्चों यहाँ तक? अगली चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है उसका नाम क्या है, मटीरियलिटी। हाँ जी, अगली चीज सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? इससे कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं, इसके बाद रिलेटेड पार्टी को देखते हैं, और फिर सवालात की तरफ आते हैं। और एक एक वर्ड जो लिखा हुआ है ना उसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इवन अगर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी लिखा हुआ है तो उसके ऊपर भी सवाल है, सही है। इंटरनल कंट्रोल लिखा हुआ है तो इसके ऊपर भी सवाल है। बिजनेस रिस्क का वर्ड लिखा दिख रहा है आपको, इसके ऊपर भी सवाल है प्यारे बच्चों को। यहाँ तक बात समझ आती है? तो सवाल अभी ठीक ठाक है। अच्छा जी, सुनिएगा मेरी बात को, बड़े गौर से सुनिएगा। मटेरियलिटी में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट इज, हाँ जी, व्हाट इज मटेरियलिटी, जल्दी छेती छेती। एनी मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली और इन could affect the economic decision of the users of financial statements। क्या यहाँ तक बात समझ आती है हमें? दोस्त क्लियर है हम सारे? यहाँ मटीरियलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई मटीरियल कोई भी मिस स्टेटमेंट चाहे इंडिविजुअल और अफेक्ट करे इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ये डेफिनेशन क्लियर है? अच्छा, इसके ऊपर थोड़ा सा और आते हैं, लेकिन जो अगला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वो है हाउ टू डिटरमाइन
मटीरियलिटी। दोस्त मुझसे पूछ लो यार, अमन है। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाउ टू डिटरमाइन मटीरियलिटी। व्हाट इफ इसका आंसर भी बोर्ड में मौजूद है। जब आपने सुनिएगा मेरे खुदा का वास्ता, जब आपने 315 के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी थी, तो आप इस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर चुके थे कि नेचर और ऑपरेशन क्या है, ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, फाइनेंसिंग कहां पे हुई है, और यही तो 4 फैक्टर्स है जिसको सामने रख के मैं मटीरियलिटी डिटरमाइन कर सकता हूं। नेचर ऑफ द एंटिटी, ऑपरेशन प्रॉफिट एंटिटी है, प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है, बिजनेस है उसका, उसने प्रॉफिट कमाना है। अच्छा जी, प्रॉफिट कमाना है। ओनरशिप कौन है भाई, शेयर होल्डर्स है, सही है, कौन है। नेचर ऑफ द एंटिटी क्या है, लिस्टेड एंटिटी है, तो इसका क्या बैंक से लोन लिया हुआ है, नहीं जी बैंक से लोन नहीं लिया हुआ। तो मुझे एक बात बताएं, इस कंपनी को देखने वाला कौन है, यूजर कौन है, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर ने कंपनी क्यों बनाई, प्रॉफिट के लिए, तो कंपनी का उसका फोकस भी किस चीज के ऊपर होगा, प्रॉफिट इज योर बेंचमार्क। उस बेंचमार्क को एप्रोप्रिएट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके आप मटीरियलिटी डिटरमाइन। मैं आपको अगेन बार बार एक चीज समझो, आपको बार बार लग रहा है चीजें हम भूल रहे हैं, चीजें हो रहा है। इस तरीके से वर्कशॉप का पर्पस ये कि चीजें आपको इंशाल्लाह पेपर तक और उसके आगे जाके भी रिटेन रहेगी। तो इसके लिए आपका एक्टिव रहना प्यारे बच्चों बड़ा जरूरी। क्लियर हम सारा। तो मटीरियलिटी डिटरमाइन करने के लिए अगर मैं इन फैक्टर्स को देखूं तो मैं इससे मटीरियलिटी डिटरमाइन कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल नेचर या ऑपरेशंस, एनपीओ, नेचर या ऑपरेशन एनपीओ। लेट्स से आई कैन ओनरशिप, शेयरहोल्डर्स नहीं है, कौन है, मेंबर्स है। मेंबर्स को क्या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, तो मेरे पास जब एफएस आता है तो मैं प्रॉफिट देखता है, लेकिन मेरा फिर होता क्या है, मैं किस चीज को देखता हूँ, कंपनी के एक्सपेंसेस को देखता हूँ कि मैं जो मेंबरशिप फीस पे कर रहा हूँ, स्टूडेंट जितनी फीस पे कर रहे हैं, वो पैसा एक्चुअल में तो खर्च कहाँ पे हो रहा है, स्पेंड कहाँ पे हो रहा है, क्या यहाँ तक बात समझ आती है। तो मैं इस तरीके से, तो आपके यही फैक्टर्स आपको हेल्प करेंगे टू डिटरमाइन दी मटीरियलिटी। क्लियर है प्यारे बच्चों, हम सारे यहाँ तक, बच्चों अमन हम सारे यहाँ पे। तो 315 में जो 4 फैक्टर्स थे, यही 4 फैक्टर्स विल हेल्प यू टू डिटरमाइन मटीरियलिटी। जब आपने मटीरियलिटी डिटरमाइन कर ली प्यारे बच्चों, अगला काम होगा, अब आपने क्या डिटरमाइन करना होगा, परफॉर्मेंस। अच्छा एक चीज सुन रहे, 315 में जब आप जाएंगे ना, तो वो कहता है अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के फायदे क्या है, तो कहेगा पहला फायदा आप रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हो, दूसरा फायदा आप रिस्क असेस कर, तीसरा फायदा रिस्क पता है कि क्या है तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स, चौथा फायदा 320 के हिसाब से मटीरियलिटी डिटरमाइन। तभी तो वो आपसे कहते हैं कि 320 के हिसाब से मटीरियल डिटरमाइन करते हैं। ये 4 फायदा है, उसको क्यों बात को सर याद करना है जब मेरे पास डायग्राम ऐसी बनी हुई हो तो उसके अंदर सेट करनी है। डन हो गया यहाँ पे। अगली चीज मुझे क्या डिटरमाइन करनी है, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का मतलब है कि मेरे पास जो मटीरियलिटी आई है उसको मुझे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कम करना। कम क्यों करना पड़ेगा, ताकि जब मैं मटीरियलिटी को कौन से फेज में यूज करूं, परफॉर्मेंस फेज में। ये जो मटीरियलिटी मैंने डिटरमाइन करी है कौन से फेज में यूज होगी, ये प्लानिंग फेज में यूज होगी। अब जो मैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को डिटरमाइन करूंगा वो कौन से फेज में यूज होगी, वो परफॉर्म। मैं मटीरियलिटी को कम इसलिए करूंगा प्यारे बच्चों ताकि मेरा डिटेक्शन रिस्क क्या हो जाए, कम हो जाए। जब डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगा तो मेरा ऑडिट रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, जीरो कभी भी नहीं हो सकता। तो मैं एक मटीरियल डिटरमाइन करता हूँ, लेट से मैंने मटीरियल डिटरमाइन करी 100 रुपए की, और जब मैं परफॉर्मेंस में डिटरमाइन करूंगा, परफॉर्मेंस में हमेशा मेरी मटीरियलिटी से क्या होगी, कम होगी, लेट से 75 रुपए। इस 75 रुपए को मैं यूज करूंगा परफॉर्मेंस बेस पे, और उससे मेरे क्या निकलेंगे, सैंपल साइज। जाहिर सी बात है जितनी कम मटीरियलिटी होगी उतने ज्यादा सैंपल साइज होंगे, जितने ज्यादा सैंपल साइज होंगे उतना कम मेरा डिटेक्शन रिस्क होगा, जितना कम मेरा डिटेक्शन रिस्क होगा उतना कम मेरा ऑडिट रिस्क होगा। एंड व्हाट इज ऑडिट रिस्क, कि कहीं कोई मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट कहीं मेरी मटीरियलिटी कौन सी वाली 100 रुपए से एक्सीड ना कर जाए, इसलिए मैं मटीरियल। सारे आंसर बोर्ड पे ऑलरेडी मौजूद है, आपने एक्टिव रहना है, खुदा का वास्ता है। जितना अच्छा आप एक्टिव रहेंगे पेपर में आपका फायदा होगा। बच्चों को यहाँ तक बात समझ आती है हमें, तो जो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन कही उसका आंसर ऑलरेडी
बोर्ड पे छुपा हुआ है, एक एक वर्ड बोर्ड पे छुपा हुआ है। यहाँ तक बात समझ आती है हमें? अच्छा जी, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अभी चल रही है, चीजें रिवीजन चल रही है, फिर अभी हमारे पास सवाल भी, ठीक है। अच्छा, जब परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को डिटरमाइन कर ली प्यारे बच्चों, तो फिर मेरे पास एक और मटेरियलिटी आती है जिसको मैं कहता हूं टॉलरेबल मिस। ये नॉर्मली 5 रुपए लेट्स मैं, मतलब आप समझे, अगर मैं आपसे कहूँ ना कितनी मटेरियलिटी डिटरमाइन करता हूँ, हाँ जी, मैं कितनी मटेरियलिटी डिटरमाइन करता हूँ? 3, मैं 4 मटेरियलिटी डिटरमाइन करता हूँ। पहली प्लानिंग, दूसरी परफॉर्मेंस, तीसरी टॉलरेबल, चौथी डिफरेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन पे डिफरेंट मटेरियलिटी डिटरमाइन कर सकते। तो कहने को मैं कितनी मटेरियलिटी डिटरमाइन करता हूँ? मैं 4। और एक और चीज भी मैं आगे जाके आपसे रिपीट करूंगा, एक और मटेरियलिटी। अच्छा, तो क्लियर है हम सारे यहाँ पे? तो मेरे पास कितनी आ गई टॉलरेबल? ये अगर सुनिएगा दोस्त, अगर आप परफॉर्मेंस फेज में दाखिल हुए और आपने किसी अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में काम किया, और अगर आपको कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई, आपने पहला काम क्या करना होगा? उस मिस स्टेटमेंट को प्रोजेक्ट करना होगा कि पूरी पॉपुलेशन में इसका कितना बनता है इंपैक्ट। सही है? अगर वो प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट आपकी एक्सीड कर रही है, अब आप इस मिस स्टेटमेंट को इग्नोर, क्या मतलब इग्नोर नहीं कर सकते? मतलब इस मिस स्टेटमेंट को आपने बकिया मिस स्टेटमेंट से क्या करना पड़ेगा? एग्रीगेट करना पड़ेगा। और किससे कंपेयर करना पड़ेगा? किससे कंपेयर करना पड़ेगा? प्लानिंग मटेरियलिटी से कंपेयर करना पड़ेगा। अगर प्लानिंग मटेरियलिटी से बढ़ गई तो आपने अपनी ओपिनियन को क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाइड। और अगर प्लानिंग मटेरियलिटी से नहीं बढ़ती प्यारे बच्चों, तो आपने मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी होगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? मैं इसको अगर आप कहते हैं तो थोड़ा सा एक एग्जांपल से इलस्ट्रेट भी कर देता हूँ। लेट्स से आप अकाउंट रिसीवर में काम कर रहे थे और आपने 10 रुपए वेरीफाई किए। कितने में से? 10 रुपए आपने वेरीफाई करे, कितने में से? 100 में से। सही। तो 100 में से मैंने 10 रुपए वेरीफाई करे, तो मुझे मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई कितने रुपए की? मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि जो 1 रुपए की मिस स्टेटमेंट है ये मेरी टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट। मैं ये कहूंगा कि 10 रुपए में से 1 रुपया गलत है, तो 100 रुपए में से कितने गलत होंगे? मैं थोड़ा आसानी के लिए नंबर वापस रिपीट ना, मैं 2 लिख देता हूँ। अगर 10 रुपए में से कितने गलत है? 2 रुपए। तो 100 रुपए में कितने गलत होंगे? ये जो 20 आपके पास आंसर आया है प्यारे बच्चों, ये आपकी कहलाती है कौन सी मिस स्टेटमेंट? मैं सैंपलिंग में मूव कर चुका हूं। ये कौन सी मिस स्टेटमेंट कहलाती है? इस प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट को आप सबसे पहले किससे कंपेयर करेंगे? अगर ये टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट से एक्सीड कर रही है तो आप देखेंगे कहीं आपकी मटेरियलिटी से एक्सीड नहीं कर रही। अब जो आपने कंपैरिजन करना है वो इससे नहीं करना, इससे तो आपके सैंपल साइज निकले थे। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से तो आपके सैंपल, इसको आपने कंपेयर करना होगा किससे? 100 रुपए से। तो आपने कहा 20 रुपए मटीरियल नहीं है, जिससे नहीं कभी भी, किससे? 20 रुपए मटीरियल। जब 20 रुपए मटीरियल नहीं है, आप इस मिस स्टेटमेंट को इग्नोर, मतलब आपने 2 काम करने पड़ेंगे। अगर अकाउंट पेबल में भी कोई मिस स्टेटमेंट है लेट से 30 रुपए की, तो इस 20 और 30 को आपने क्या करना होगा? ऐड करना होगा। पहला काम इग्नोर नहीं कर सकते, ऐड कर। और दूसरा काम आपने इसके ऊपर मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी होगी। बच्चों को यहाँ पे बात समझ आती है? कोई सवाल हो मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास टॉलरेबल और इसका यूज हमें सैंपलिंग में पता है कि सैंपलिंग में किस तरीके से करते हैं। एक और चीज, मैं एक और मल्टीनेटी डिटरमाइन करता हूं, डिफरेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अकाउंट बैलेंसेस। इसका मतलब यह है कि अगर मैंने 100 रुपए की मटेरियलिटी डिटरमाइन करी और बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक एरिया ऐसा है जो कि 100 रुपए से बहुत ही कम है, तो उसके ऊपर तो कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं कहूं नहीं यार, लेकिन शेयर होल्डर तो इसको लाजमी देखेगा,
या जो IFRS है या जो कंपनी का कानून है, कंपनीज एक्ट है, वो इस चीज के ऊपर बड़ा ही स्पेसिफिक फोकस कर रहा होता है। इसके ऊपर तो जीरो लेवल टॉलरेंस होती है। तो मैं चाहूं तो बैलेंसेस के ऊपर एक सेपरेट मटेरियलिटी डिटरमाइन कर सकता हूं। उसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जब GSK वगैरह जितनी भी फार्मास्यूटिकल थी, जब ये नए वैक्सीन बना रही थी, तो इनके बुक्स में एक अलग से इंटेंजिबल एसेट आ रहा था। वो इंटेंजिबल एसेट GSK के पूरी बैलेंस शीट के सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन शेयर होल्डर का एक फोकस था कि वो इस FS में लाजमी कोविड के वैक्सीन को देखेंगे। प्यारे बच्चों, तो आप चाहें तो उसके ऊपर एक सेपरेट मटेरियलिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया आप सारे यहां तक? अच्छा जी, आखिरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, रिवीजन। जब आप परफॉर्मेंस बेस में दाखिल होंगे और आप कहते हैं कि मैंने तो मटेरियलिटी ये निकाली थी और इस नंबर के बेसिस पे निकाली थी और नंबर एक्चुअल में तो कुछ और है, या मैंने तो इस एजम्पशन पे मटेरियल निकाली थी कि कंपनी के प्रॉफिट है और कंपनी का ईयर एंड में आके प्रॉफिट नहीं है, लॉस हो चुका है, या कंपनी ने एंड में आके बैंक से एक बहुत बड़ा लोन ऑब्टेन कर लिया, तो आप अपनी मटेरियलिटी को रिवाइज कर सकते हो। प्यारे बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? आप चाहो तो अपनी मटेरियलिटी को रिवाइज, मटेरियलिटी को सुनिएगा, इसको रिवाइज करने से कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। कब इंपैक्ट आएगा? जब आप कौन से फेज में दाखिल हो जाओगे? रिपोर्टिंग। क्योंकि ये मटेरियलिटी किससे कंपेयर करता है? आप रिपोर्ट। हाँ, आपको फर्क कहां पे आएगा? जल्दी जल्दी, परफॉर्मेंस में, बिकॉज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से आपकी क्या डिटरमाइन होते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करेगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपने मटेरियल डिटरमाइन करी कितने की? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी और टॉलरेबल में से स्टेटमेंट। ये जो मटेरियलिटी है ये मुझे प्लानिंग और रिपोर्टिंग फेज में हेल्प करेगा। आइडेंटिफाई एंड कहां लिखा हुआ? आइडेंटिफाई असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल। तो क्या ये मटेरियल है कि नहीं, 100 रुपए मुझे हेल्प करेगा। डन हो गया प्यारे बच्चों? ये जो 75 रुपए है ये किस चीज में हेल्प करेगी? परफॉर्मेंस में। इसका मतलब मुझे किस चीज में हेल्प करेगी? सैंपल साइज में। डन हो गया? इसके अलावा और कोई चीज नहीं। अगर आप परफॉर्मेंस बेस में आते हो और इस मटेरियलिटी को क्या करने जा रहे हो, लेट से आप 90 रुपए कर रहे हो, तो आपने ये देखना होगा कि क्या परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी रिवाइज करने की जरूरत। अगर आप कहते हो नहीं है, तो इसका मतलब है आपके सैंपल साइज में कोई भी इंपैक्ट। लेकिन आप कहते हो ना नहीं नहीं मुझे इसको भी कितना करना पड़ेगा, 65 करना पड़ेगा लेट से, तो इसका मतलब है आपने जो पहले सैंपल साइज डिटरमाइन किए थे वो अब गलत हो चुके हैं। आपको एडिशनल सैंपल साइज सिर्फ मटेरियल रिवाइज करने से आपका पूरी स्ट्रेटेजी भी चेंज हो सकती है। मेरी बात सुन लीजिएगा, अगर पेपर में एक सवाल आ जाए जो कि चांसेस है कि मटेरियल रिवाइज होने से क्या इंपैक्ट आएगा, सबसे पहला इंपैक्ट आपके प्लानिंग में आ जाएगा। भाई 90 रुपए की एक चीज थी, मैंने 95 रुपए की एक चीज थी, मैंने कहा मटेरियल नहीं है। सही कह रहा हूं? 95 रुपए की चीजें मैंने पहले कहा मटेरियल। क्यों क्यों मटेरियल? बिकॉज मेरी मटेरियल कितनी थी, अब मेरी मटेरियल कितनी हो गई है, अब मैं कहूंगा ये मटेरियल है। तो पहला इंपैक्ट कहां पे आ जाएगा? मैं इसके ऊपर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करूंगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? दूसरा इंपैक्ट मेरा कहां पे आएगा? परफॉर्मेंस बेस पे। और परफॉर्मेंस बेस पे किस तरीके से इंपैक्ट आएगा कि अगर प्लानिंग मटेरियल मेरी कम हुई है तो मैं परफॉर्मेंस मटेरियल क्या कम होनी चाहिए? अगर यस, तो मेरे सैंपल साइज क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? चेंज हो जाएंगे। मुझे ज्यादा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। क्लियर है हम सारे यहाँ पे प्यारे बच्चों? अच्छा अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है जी? ये क्या होता है? जल्दी आ जाए, चले कुछ डायग्राम बना लिया, प्रैक्टिस करनी है, आ जाए। ये क्या होता है भाई? क्या मतलब बिजनेस रिस्क का? हाँ जी, बिजनेस रिस्क का क्या मतलब? हाँ जी, बिजनेस रिस्क का क्या मतलब बच्चों? जल्दी छेती छेती। हाँ जी, वो चीज जो कि कंपनी को
कंपटीशन आ गया तो आप एंटिटी का वैसे अपनी चीजें सेल ना कर पाओ। भाई एक कंपनी, कुछ लोग एक बिजनेस चलाते हैं ना, शेयर एक बिजनेस चलाते हैं, प्रॉफिट हो या कैश फ्लो हो या ये प्यारे बच्चों, दैट विल बी कॉल्ड, ये चीज याद रखेगा, रिस्क का जब मैं वर्ड यूज करता हूँ तो तीन अल्फाज मेरे ध्यान में आता है। पहला बिजनेस रिस्क, दूसरा ऑडिट रिस्क, तीसरा फ्रॉड रिस्क। सुनिएगा, मैं जब मैं रिस्क की बात करता हूँ तो तीन अल्फाज मेरे ध्यान में आते हैं। पहला बिजनेस रिस्क, दूसरा ऑडिट रिस्क, तीसरा फ्रॉड रिस्क। ये जो ऑडिट रिस्क और फ्रॉड रिस्क है, ये कौन आइडेंटिफाई करता है? ऑडिटर आइडेंटिफाई। सुनिएगा मेरी बात गौर से, ये कौन आइडेंटिफाई करता है? ये ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है। ये जो बिजनेस रिस्क है प्यारे बच्चों, ये कौन आइडेंटिफाई करता है? ये मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करती है। ये आपका काम नहीं है। आप मैनेजमेंट से कहते हो कि मुझे अपने बिजनेस रिस्क पता है, 315 के हिसाब से मैनेजमेंट से इंक्वायरी करते हो कि आप मुझे बताएं आप क्या रिस्क फेस कर रहे हैं, क्या बिजनेस रिस्क फेस। जब मैं बिजनेस की बात करता हूं तो या तो मेरा बिजनेस बंद ना हो जाए, ये सबसे बड़ा रिस्क, मतलब ऑपरेशन। मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, कैश फ्लो का रिस्क। मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरे प्रॉफिट कहीं तो चीजें कर सकता है ना प्यारे बच्चे। क्या याद बात समझ आती है? तो मैं मैनेजमेंट से कहूंगा भाई आपके बिजनेस रिस्क, उन बिजनेस रिस्क से मैं क्या रिस्क आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा। ये एक एरिया है जो कि आईकैप का थोड़ा सा जल्दी जल्दी फेवरेट हो चुका है। ये वो एरिया है जो कि आईकैप का थोड़ा सा फेवरेट हो चुका है कि वो सवाल में आपसे कहेगा क्या आइडेंटिफाई करो, बिजनेस रिस्क, और उस बिजनेस से क्या आइडेंटिफाई करो। तो अभी इस क्वेश्चन देखने जा रहे हैं बड़ा जबरदस्त, और उससे हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे? इसमें हम मजीद कह लेंगे कि एफएस लेवल का या फिर और फिर उसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे? ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। तो अब हमने इस तरीके से काम करना है। बच्चे रेडी है सारे? यार सब आ चुके हैं भाई? चले यार, दोस्त टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं लगाना, आ जाए। स्टार्ट कर सकते हैं भाई? आपको एक सवाल दिख रहा होगा, सवाल के पेज के एंड में, पेज नंबर 12 में, you need to start planning the audit of a company, and to help with this I have provided you with some relevant information. I held a meeting yesterday with the company's finance director and we discussed a number of issues which will impact on the audit planning. I also spoke with a representative from the audit committee regarding a request for additional services a company would like our firm to provide. Using the information provided, I require you to prepare a brief notes for my use in which you evaluate the business risk faced by the company, evaluate the risk of material misstatement to be considered when, तो आप समझ रहे कुछ बिजनेस रिस्क से मुझे क्या आइडेंटिफाई हो जाएंगे? ऑडिट रिस्क। तो सवाल की पहली रिक्वायरमेंट बिजनेस रिस्क, सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करने का। याद है, क्लियर है? अभी हमसे पार्ट ए और पार्ट बी पढ़ रहे हैं। मैं सवाल रीड कर लूं आपके साथ मेरा बच्चों? द कंपनी इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी डेवलपिंग, चलो बच्चों सब रेडी? The company is a pharmaceutical company developing drugs to be licensed for use around the world. Products include medicines such as tablets and medical gels and cream. Some drugs are sold over the counter at the pharmacy stores, while others can only be prescribed for use by a. The market is very competitive, encouraging the rapid product innovation. New products are continually in development and improvements are made to the existing. 4 new drugs are in the research and development phase.
Drugs have to meet the very strict regulatory requirement prior to being licensed for production and sale. Research and development involves the human clinical trials, the result of which are scrutinized by the licensing authorities. It is common in the industry for the patents to be acquired for new drugs, and patent rights are rigorously defended, sometimes resulting in legal action against the potential. Once launched, products are heavily advertised to support the company's brand name. In some countries, television advertising is not allowed for the prescription drugs. The success of the company relies on the retention of highly skilled scientists to develop new medicines. Most scientific personnel have worked for the company for a number of years, and staff turnover has traditionally been. However, as the competition within the industry has increased, staff retention has become more difficult, with the people leaving to join the rival companies offering the larger salaries and enhanced benefit. क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों आपको? एक मिनट्स आपको दिए हुए. In January 2004, the company began to sell into a new market, that of animal health. The company began to sell to the new market. This has been very successful, and the sales of these pharmaceuticals and the grooming products for the livestock and pets amount to approximately 15% of total revenue. Another success in 2004 was the acquisition of Cold Comforts brand from a rival company. Product to alleviate the symptoms of coughs and colds are sold under this brand. The brand cost $5 million and is being amortized over an estimated useful life of 15 years. In May 2004, a contract with a new overseas supplier was signed. All of the company's packaging is now supplied under this contract. Purchases are denominated in a foreign currency. Forward exchange contracts are not used. In July 2004, legal claim was filed against the company by an individual who suffered severe and debilitating side effects when participating in a clinical. This appears to be an isolated case, and no other claims have been received to date. The company's in-house legal team believe that the claim will not be successful, but it could take several years to settle, which could cause significant reputational damage in the meantime. As a result, the company is considering offering the individual an out-of-court settlement. The company has asked the bank to make cash $3 million available for this. The company has also asked the bank for the extension of $10 million to its existing loan to support the ongoing development of new drugs. प्यारे बच्चों, अगले पेज पे आपको कुछ की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपने उसको भी यूज करना है और मुझे दो काम करके देना है. पहला काम ऑडिट इज नहीं, बिजनेस रिस्क पहला. और देखें, सिर्फ जॉट डाउन करें कि ये हेडिंग बना लें, सवाल में हाईलाइट करेंगे इन इंस्पेक्टर्स और उसके बाद सब पॉइंट आउट करते हैं कि ये मेरे पास बिजनेस रिस्क है. फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें कि इन बिजनेस रिस्क में से क्या मेरे, और ऊपर वो चीजें जहां पे बिजनेस रिस्क नहीं था लेकिन उससे क्या अराइज हो सकता है, ऑडिट. तो एक का मतलब है अगर आपके पास 8 बिजनेस रिस्क होंगे तो 12 ऑडिट. क्या ये सही कह रहा हूं मैं? तो कोशिश करें मुझे बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं जल्दी छेती छेती. तो प्यारे बच्चों, हमने स्टार्ट करना है, जो कुछ लिखा हुआ है उसकी प्रैक्टिस करनी है. स्टार्ट करें बच्चों. तो अगर आप कैट के पास पेपर्स देखेंगे तो आपको बिजनेस रिस्क का सिर्फ एक ही सवाल दिखेगा, जो पिछले एक या उससे पिछले वाली अटेम्प्ट में एक बिजनेस सवाल आया है. अब जब हम इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस रिस्क को आपसे पूछेगा, सही है. अच्छा, इसी सवाल को हमने रिक्वायरमेंट चेंज करके काफी खेलना है, हमें प्रोसीजर्स भी लिखने, चीजें भी खेलनी है, ठीक है. और जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ना, एफएस लेवल, असर्शन लेवल और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, इन सारी इसी सवाल में हमने खेलते रहे, सही. तो हम अगला आधा घंटा शायद हमने बच्चों इसी सवाल बनाया, तो अब थोड़ा सा एक्टिव है, सही है. जो कॉन्सेप्ट्स है अच्छे खासे हमने कवर कर लिए. सवाल साथ से इसलिए करेंगे ताकि हमारे पास बोर्ड मौजूद हो और उसके ऊपर हम अच्छे से उस आंसर को ड्राफ्ट कर सके. चले, नोट किसी ने नहीं करना है, सिर्फ देखना है मेरे साथ इसको. सवाल की सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? सवाल की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपने एज एन ऑडिटर क्या आइडेंटिफाई करना है, मतलब अच्छा बिजनेस रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? 315 में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि आपने बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करना है, सही है. इससे ये आइडेंटिफाई क्यों करना है? ये आइडेंटिफाई इसलिए करना है ताकि आप ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई और
असेस कर सके। ये समझने की जरूरत है कि बिजनेस रिस्क आपने इसलिए आइडेंटिफाई करना है। हमेशा याद रखिएगा अगर मैं रिस्क की बात करता हूँ तो पहले इस दुनिया में बिजनेस रिस्क आया है, फिर ऑडिट रिस्क आया है। जब एक कंपनी बिजनेस कर रही होती है तो वो बहुत से रिस्क को फेस कर रही होती है, और टेक्निकली ये बिजनेस रिस्क भी यही है जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं। ये टेक्निकली स्पीकिंग यही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे सवाल डिस्कस करूं, कंपनी इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो नेचर ऑफ द एंटिटी क्या है भाई, जल्दी से छेटी छेटी। फार्मास्यूटिकल कंपनी है, डेवलपिंग द ड्रग्स टू बी लाइसेंस्ड फॉर यूज अराउंड द वर्ल्ड, द प्रोडक्ट इंक्लूड मेडिसिन सच एज दिस, some drugs are sold while others can only be prescribed for use by the doctor, the market is a very, अगर मैं इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग लेता हूं तो मुझे पता चलता है कि मार्केट क्या है भाई, मार्केट बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। ये मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिखा, सही है, मार्केट काफी अगर मार्केट काफी कॉम्पिटिटिव है प्यारे बच्चों, अच्छा मैं काम करता हूँ कीवर्ड लिखते हैं, encouraging the rapid product innovation, ये आपने हाईलाइट करने थे, हाईलाइट किए हुए थे आपने, जबरदस्त जबरदस्त। न्यू प्रोडक्ट्स आर कंटिन्यूअसली इन डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट्स आर मेड टू द एग्जिस्टिंग, तो प्रोडक्ट इनोवेशन से मतलब न्यू प्रोडक्ट्स भी आते हैं और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को भी आप क्या कर रहे होते हैं, इंप्रूव कर रहे होते हैं। 4 न्यू ड्रग्स आर इन द रिसर्च एंड 4 न्यू ड्रग्स कंपनी बना रही है जो कि किस फेज में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज में। Drugs have to be meet the very tough regulatory requirement prior to being licensed for production and sale। इसका मतलब है अगर मैं रेगुलेशन की अंडरस्टैंडिंग लूं तो कंपनी के ऊपर क्या अप्लाई हो रही है प्यारे बच्चों, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी अप्लाई हो रही है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी अप्लाई हो रही है, वहां से अप्रूव करवाना पड़ता है। इट इज कॉमन इन द इंडस्ट्री फॉर द पैटर्न्स टू बी एक्वायर्ड फॉर न्यू ड्रग्स, जो कंपनी के न्यू कोई भी न्यू पैटर्न्स वगैरह होते हैं, ये इंडस्ट्री की प्रैक्टिस है कि उसको आप क्या कर लेते हो, उसको आप एक्वायर कर लेते हो। मैं किसी कॉम्पिटिटर के ड्रग्स को एक्वायर कर सकता हूं, वो वाला मेरे किसी लाइसेंस को एक्वायर कर सकता है। वंस लॉन्च प्रोडक्ट्स आर हेवीली एडवर्टाइज्ड, heavily advertised to support the company's brand name. In some countries television advertising is not allowed for the prescription drugs. The success of the company relies on the retention of a highly skilled scientist। पहले बच्चों फिलहाल सवाल को हम यहाँ तक रखें, जो पैराग्राफ पढ़ा उसको मैं जॉट आउट करता। कितने लोगों ने इन कीवर्ड्स को सवाल में हाईलाइट किया था प्यारे बच्चों? अगर आपने इन कीवर्ड्स को हाईलाइट कर रहा तो एक चीज मैं आपको प्रूफ कर दूं, ये सारे के सारे कीवर्ड्स यही से, ये सारे के सारे कीवर्ड्स यहीं से है। नेचर ऑफ द एंटिटी, ऑपरेशन, नीचे अगर आप देखें तो बैंक से पैसा भी चाहिए तो फाइनेंसिंग भी यहाँ पर है। पैसा इन्वेस्ट कहाँ पे करते हैं, न्यू ड्रग्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, कॉम्पिटिटर के ड्रग्स को एक्वायर कर लेते हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी है, इंडस्ट्री में कंपेटिटिव मार्केट, सब कुछ लिखा। इससे मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है प्यारे, तो जल्दी से बता दें, इससे मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है, इससे मुझे बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं देखूं मार्केट काफी कॉम्पिटिटिव है, मार्केट काफी, इसका मतलब क्या है, इससे क्या हो सकता है, इससे मेरी सेल्स क्या हो सकती है, तो मेरा बिजनेस रिस्क क्या है कि मेरे रेवेन्यू क्या हो सकते हैं, डिक्लाइन हो सकते हैं, मेरे प्रॉफिट मार्जिन्स क्या हो सकते हैं, डिक्लाइन हो सकते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? सिंपल सी बात है, कंपनी बिजनेस करने बैठी हुई है और कॉम्पिटिटिव मार्केट में बैठी हुई है तो उसका रिस्क क्या है, इसके रेवेन्यू या प्रॉफिट क्या हो सकते हैं, डिक्लाइन हो सकते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? सिर्फ और सिर्फ आपने इन नंबर्स को लिंक करना है ऑपरेशन से, कैश फ्लो से और प्रॉफिटेबिलिटी से। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? कॉमन सेंस है। मुझे क्या करना होता है, अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करना होता है। तो मेरा बिजनेस रिस्क क्या है, मेरा बिजनेस रिस्क है अगर मैं प्रोडक्ट को इनोवेट नहीं करूंगा तो मेरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, और जब ऑब्सोलीट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है मेरी सेल्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी। बिजनेस का मतलब मैनेजमेंट या ओनर कैसे सोचते होंगे इसके बारे में। मुझे न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन न्यू प्रोडक्ट्स में भी करनी होती है और एग्जिस्टिंग। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा, अगर ये काम नहीं करूंगा तो उसका मतलब मेरे रेवेन्यूज क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, और मेरे अगर एग्जिस्टिंग को भी इनोवेट नहीं करूंगा तो अगेन मेरे प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, ऑब्सोलीट हो जाएंगे। इस बार मैं इस साल मैं 4 न्यू ड्रग्स के ऊपर, देखिए मैं पैसा खर्च कर रहा हूं 4 नए ड्रग्स बनाने में। सुनिएगा, सेट का रिस्क क्या होगा, सेट का रिस्क ये होगा कि यार क्या पता ये प्रोडक्ट मेरा फिजिबल
सिंपल सी बात है यार, एक कॉमन बिजनेस सेंस है, क्लियर है हम सारे यहाँ तक? अच्छा, इसमें कोई IFRS का वर्ड नहीं है, इसमें कोई ऑडिट का वर्ड नहीं है, सही है? रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, तो कहीं मेरा लाइसेंस टर्मिनेट ना हो जाए, कहीं मेरे ऊपर कोई लीगल केस ना आ जाए, कहीं मेरे ऊपर कोई पेनल्टी या फाइन ना लग जाए। क्या यहाँ तक बात समझ आता है? इस साल मैंने एक न्यू पेटेंट को एक्वायर किया है, मैंने एक राइवल कॉम्पिटिटर का न्यू पेटेंट, मैं जब एक चीज को एक्वायर करता हूँ प्यारे बच्चों, मेरा रिस्क क्या होगा पता नहीं, ये पेटेंट चलेगा भी या नहीं चलेगा, तो मेरा एक रिस्क आगे का पता नहीं, जो मैंने न्यू पेटेंट एक्वायर करा है क्या इससे मेरी सेल्स बढ़ेंगी भी या फिर, और मुझे ठीक ठाक क्या करनी पड़ती है प्यारे बच्चों, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। क्यों? अपने ब्रांड नेम को कंटिन्यू रखने के लिए। और सारी चीजें किस पे डिपेंडेंट है? हाईली, अगर कोई साइंटिस्ट छोड़ के चला गया जल्दी जल्दी, तो मेरे ऑपरेशंस पे भी इंपैक्ट आ जाएगा, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इंपैक्ट आ जाएगा। क्लियर है हम सारे यहाँ? अब मेरी बात सुनिए, जब भी आपने सवाल में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है और वो आपसे कहता है मुझे बिजनेस रिस्क बताएं, तो प्यारे बच्चों तीन ही क्राइटेरिया से उस बिजनेस को असेस करने का, या तो वो ऑपरेशंस को हिट कर रहा होगा, या कैश फ्लोज को, या तो एक कंपनी अगर बिजनेस कर रही होती है उसको कैश की भी जरूरत होती है, उसको प्रॉफिट्स भी दिखाने होते हैं, और उसको अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू या एनहेंस भी करना होता है, सही है? तो अगर आप देखें मार्केट कॉम्पिटिटिव है, मेरे रेवेन्यू डिक्लाइन ना कर जाए। अगर प्रोडक्ट इनोवेशन जरूरी है, अगर मैं प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं करूंगा तो मेरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ऑब्सोलीट हो जाएगा। अगर मैंने इस साल 4 नए खर्चे करने जा रहा हूँ, एक रिसर्च करने जा रहा हूँ, पता नहीं वो बने भी या ना बने, बन भी जाए तो पता नहीं फिजिबल हो भी के ना हो, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। ये सारी चीजें प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे मेरे क्या है? ये मेरे बिजनेस रिस्क है। यहाँ तक बात समझ आती है? हर वो चीज जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को, उसके ऑपरेशंस को या उसके कैश फ्लोस को हिट करे, वो मेरे बिजनेस है। इससे मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है प्यारा बच्चों, जल्दी से बता दें। इससे मुझे ऑडिट, अब जब मैं कहता हूं ना इससे मुझे ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करना है, तो ऑडिट रिस्क होते क्या है? एफएस में नॉट बी इक्वल टू, अब इन्हीं इंफॉर्मेशन को मैंने रिस्पेक्टिव IFRS से कनेक्ट करना है प्यारे बच्चों, अब इन्हीं इंफॉर्मेशन को मैंने रिस्पेक्टिव IFRS से कनेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मार्केट कॉम्पिटिटिव है, मार्केट कॉम्पिटिटिव, इसका मतलब है मेरे रेवेन्यू क्या हो जाएंगे, मेरा रिस्क क्या है कि मेरे रेवेन्यू क्या हो जाएंगे? डिक्लाइन हो जाएंगे। मेरे प्रॉफिट, इसका मतलब है प्यारे बच्चों मेरे जो इंटेंजिबल एसेट्स है, सही है, वो क्या हो जाएगी? वो इम्पेयर्ड। सिर्फ इंटेंजिबल एसेट्स नहीं, मेरा जो पीपी है वो भी क्या हो जाएगा? सिर्फ पीपी नहीं बल्कि मेरा जो इन्वेंट्री है वो भी क्या हो जाएगा? वो भी इम्पेयर्ड हो जाएगा। कि यहाँ तक अगर मेरा मार्केट ही कॉम्पिटिटिव है, मेरा प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा, तो मतलब जो मैंने 100 मिलियन खर्च करे एक प्रोडक्ट बनाने के लिए वो इम्पेयर्ड। उस फॉर्मूले से मैं प्लांट एंड मशीनरी यूज करता हूं ताकि वो मेडिसिन बना सको, वो प्लांट एंड मशीनरी भी इम्पेयर्ड। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अच्छा, प्रोडक्ट इनोवेशन करनी है तो मतलब ऑब्सोलीट, इसको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। क्लियर है हम सारे यहाँ तक? अच्छा, तो आप समझ रहे हैं मैंने सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्टिव, जल्दी जल्दी जल्दी, ये मेरा ऑडिट रिस्क है। बिकॉज एज एन ऑडिटर मुझे ओपिनियन किस चीज के ऊपर देनी है कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बने। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस रिस्क एंड ऑडिट? बिजनेस रिस्क बहुत ही लेमैन में आप डिस्कस करोगे कि रेवेन्यू कम हो जाएंगे, प्रॉफिट कम हो जाएंगे, पता नहीं प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, और फिर उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके आपने क्या करना है? ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करना है। बच्चों यहाँ तक बात समझ आती है? फॉर एग्जाम्पल मैं 4 नए प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूं। अब यहाँ पे 2 मसले आ गए। पहला, अब मैनेजमेंट क्या कह रही है? पता नहीं प्रोडक्ट चलेगा। मैं क्या कहूंगा? मैं IFRS के लैंग्वेज में कहूंगा, मैं कहूंगा भाई क्या पता कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हो जो कि किससे पर्टेन करते हैं? रिसर्च पे से, और आपने उसको क्या कर दिया होगा? और अगर आपने एक चीज कैपिटलाइज कर दी है तो रिस्क ये है कि अगर आपका बिजनेस है कि वो फिजिबल नहीं है, तो इसका मतलब है ये इंटेंजिबल एसेट्स क्या हो चुके हैं? आपके इंपेयर्ड हो चुके हैं। एक और रिस्क आ जाएगा IAS 36 के हिसाब से कि आपके पास जो इंटेंजिबल एसेट्स है प्यारे बच्चों वो क्या हो चुके हैं? इंपेयर्ड। फिर आपने कहा भाई रेगुलेशन है, जैसे पाकिस्तान में ड्रैप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, तो भाई वो क्या कर सकता है? आपका लाइसेंस टर्मिनेट कर सकता है। तो आप कहोगे लाइसेंस टर्मिनेट, तो मतलब किस चीज का रिस्क है? गोइंग कंसर्न का।
पेनल्टी लग जाएगी, कोई केस हो जाएगा तो मतलब IAS 37 के हिसाब से या तो प्रोविजन या कंटिंजेंट लायबिलिटी, उस इंफॉर्मेशन को आपने रिस्पेक्टिव IFRS के टर्मिनोलॉजी से लिंक करना है, तो ये आपका ऑडिट रिस्क बन जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? इसी तरीके से आपके पास हाईली स्किल्ड साइंटिस्ट होने, अगर आपके साइंटिस्ट आपको छोड़ के जा रहे हैं तो आप कहोगे ये किस चीज की अलामत है, किस चीज की अलामत है, तो इन्हीं सारी इंफॉर्मेशन मिक्स करके आपने कहा कि इनकी वजह से ये ऑडिट रिस्क मेरे पास हो सकते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कंपनी ने क्या कहा, फिजिबल नहीं है, तो इस बिजनेस रिस्क से ये ऑडिट रिस्क अराइज होता है कि एसेट क्या हो चुका है, okay. लेकिन मैंने एक और ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करा, क्या कि रिसर्च फेज, और ये उसका रिस्क नहीं है, वो तो ये कहेगा सिंपल सी लैंग्वेज है कि मैंने 100 मिलियन खर्च कर दी। अब चाहे वो रिसर्च फेज हो या कैपिटल फेज हो, सेठ को ये नहीं पता, सेठ को इतना पता है मेरे 100 मिलियन कहीं कहीं डूब ना जाए, उसको इस चीज की टेंशन है, उसके 100 मिलियन कहीं। आप लोग नहीं भाई, 100 मिलियन में से 40 मिलियन तो रिसर्च फेज से पर्टेन करते हैं, वो कहाँ जाने चाहिए, PNL में। वो कहे कि मुझे डर लग रहा है कि मेरा लाइसेंस टर्मिनेट ना हो जाए, आप कहोगे भाई गोइंग कंसर्न IS, वो उसको डर लग रहा है कि कहीं केस ना हो जाए मेरे ऊपर, आप कहोगे भाई 37 के हिसाब से प्रोविजन या कंटिंजेंट लेवल डिस्कस कर दिए कि नहीं कर दिया। आप समझ रहे हैं, आप उस इंफॉर्मेशन को IFRS से लिंक करके IFRS की टर्मिनोलॉजी जब यूज करेंगे तो आप एक अच्छा ऑडिट रिस्क ड्राफ्ट कर सकते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों सारे यहाँ पे? अगर मैं आपसे एक और बात कहूँ, सवाल में कुछ इंफॉर्मेशन और लिखी हुई है कि उसको बैंक से क्या चाहिए, लोन चाहिए उसको। अच्छा लोन चाहिए क्यों, एडवर्टाइजमेंट करनी है। सुनिएगा मेरी बात को, लोन चाहिए क्यों, एडवर्टाइजमेंट करनी है। लोन चाहिए क्यों, इनोवेशन करनी। सवाल को समझे थोड़ा सा, पैसा क्यों चाहिए, ब्रांडिंग करनी है, इनोवेशन करनी है। व्हाट इफ सेठ का रिस्क क्या होगा कि भाई बैंक कहीं कहीं मना ना कर दे, तो मैं कहूंगा बैंक आपको पैसे नहीं दे रहा, ये तो इवेंट और कंडीशन है जो कि सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर सकता है किस चीज के ऊपर। तो अगर आप एक गोइंग कंसर्न का ऑडिट रिस्क बता रहे हैं तो उसके बैक एंड पे रिस्क फैक्टर 3-4 है प्यारे बच्चों। उसके बैक एंड पे साइंटिस्ट रिस्क फैक्टर है, कैश नहीं आ रहा रिस्क फैक्टर है। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट की इंपेयरमेंट का रिस्क आइडेंटिफाई करा है तो रिस्क एक है लेकिन बैक एंड पे रिस्क फैक्टर 3-4 है। पहला रिस्क फैक्टर मार्केट कॉम्पिटिटिव है, दूसरा रिस्क फैक्टर आपको कंटिन्यूस बेसिस पे इनोवेशन करनी होती है। 2-3 रिस्क फैक्टर्स को मिला के प्यारे बच्चों आपने रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होगा। क्लियर है हम सारे यहाँ पे? तो ये मेरे पास ऑडिट रिस्क है बच्चों, डन हो गया। इसका मतलब है मैंने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया बेस्ड ऑन, देखते रहिएगा डायग्राम खुदा का, 2 साल हो यार। मैंने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया बेस्ड ऑन अब इस डायग्राम को मजीद कंप्लीट करता हूं, सवाल को चेंज करते हैं और मैं ब्रेक ले लेता हूं। ये कौन से लेवल का रिस्क है, जल्दी जल्दी, एफएस लेवल, एसर्शन लेवल। ये क्यों, ये इनटेंजिबल एसेट की एग्जिस्टेंस का मसला नहीं है, कंप्लीटनेस का मसला नहीं है, किस चीज का मसला है। तो इसका मतलब है ये इंटेंजिबल एसेट की वैल्यूएशन का मसला है। समझ आती है? पीपी की इंपेयरमेंट किस चीज का मसला, जब मैं वैल्यूएशन की बात कर रहा हूं तो डेप्रिसिएशन का मसला नहीं है, इंपेयरमेंट का, यूजफुल लाइफ का मसला नहीं है, मेथड का मसला नहीं है, किस चीज का मसला है, इंपेयरमेंट। क्यों, ताकि मैं प्रोसीजर भी इसी के अगेंस्ट लिख सकूं प्यारे बच्चों। अगेन रिसर्च फेज कहीं कैपिटलाइज ना हो जाए, ये भी कौन सी एजर्शन है प्यारे बच्चों, इन्वेंट्री का जो रिस्क है कौन सी एजर्शन है, वैल्यूएशन का। यहां तक बात समझ आती है? गोइंग IAS 37 कहीं पेनल्टी ना लग जाए तो अगेन मेरे पास ये वैल्यूएशन का रिस्क का, आपने वैल्यूएशन सही नहीं करी, ठीक है? यहाँ तक बात समझ आती है? हाँ जी, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर का मसला आ सकता है। मेरे पास एक और रिस्क है प्यारे बच्चों, ये किस चीज का रिस्क है, अगर तो मैं क्या सुनिएगा, गोइंग कंसर्न का रिस्क एफएस लेवल का भी हो सकता है और एजर्शन लेवल का भी हो सकता है। सुनिएगा, अगर मैं कहता हूं ना गोइंग कंसर्न बेसिस ही अप्रोप्रिएट नहीं है तो ये एफएस लेवल का रिस्क है। और अगर मैं कहता हूं ना डिस्क्लोजर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है लेकिन डिस्क्लोजर एडिक्वेट नहीं, ये कौन से लेवल का रिस्क है, ये एजर्शन लेवल का रिस्क है, ये प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर का रिस्क है। यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? एक और काम करते हैं,
ये रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क है कि नॉर्मल रिस्क है? पहला रिस्क, ये जो 3 इम्पेयरमेंट के रिस्क आइडेंटिफाई करें, कौन से? ये सिग्निफिकेंट रिस्क है। सिग्निफिकेंट रिस्क क्यों है? इसमें एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। आपकी इन्वेंट्री कितने की बिकेगी आपको नहीं पता, आप एस्टिमेट करते हो। आपके पास इंटेंजिबल एसेट है, इससे अगले 15 साल में आप बेच सकोगे, अपनी मेडिसिन नहीं बेच सकोगे। इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है? प्यारे बच्चों, ये जो रिस्क है ये सिग्निफिकेंट रिस्क है मेरे पास। अगेन इम्पेयरमेंट को जो रिस्क है मेरे पास, कौन सा रिस्क है? गोइंग कंसर्न का भी जो रिस्क है प्यारे बच्चों, कौन सा लेवल का रिस्क है? इवन पता नहीं पेनल्टी लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी तो कितने रुपए की लगेगी प्यारे बच्चों। इसमें भी क्या इन्वॉल्व होते हैं? इसमें भी एस्टिमेट्स एंड जजमेंट इन्वॉल्व होती है। और जब भी एस्टिमेट्स एंड जजमेंट इन्वॉल्व होती है, दैट रिस्क शैल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अ सिग्निफिकेंट रिस्क है। यहाँ तक बात समझ आती है? और ये सारे के सारे रिस्क मेरे पास एक्सर्शन लेवल के रिस्क है, ये मेरे पास एफएस लेवल का रिस्क नहीं है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्लियर हो गए हम सारे यहाँ तक? अच्छा, मेरी बात गौर से सुनिएगा। सवाल में 2 फ्रॉड रिस्क फैक्टर बताए। इसी सवाल में 2 फ्रॉड रिस्क फैक्टर बताए। इंसेंटिव और प्रेशर क्यों है? कॉम्पिटिटिव मार्केट है प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब मेरे ऊपर इंसेंटिव और प्रेशर है कि मैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सेकंड चीज, मुझे बैंक से लोन चाहिए। चूंकि मुझे बैंक से लोन चाहिए, इससे मेरा एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर भी अराइज हो चुका है। मेरे पास अब एक इंसेंटिव और प्रेशर है कि मैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकता हूँ। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्लियर है हम सारे यहाँ पे? अगला सवाल आपसे, कहाँ करूंगा फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? कहाँ करूंगा? सोचे, अगर मुझे पैसा बैंक से पैसा चाहिए तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है। प्रॉफिट इस पूरे सिनेरियो में कैसे ज्यादा दिखा सकता हूं? मैं जानबूझ, सुनिएगा मेरी बात को, मैं कैसे प्रॉफिट ज्यादा दिखा सकता हूं? मैनेजमेंट कंट्रोल्स को क्या कर सकती है? और जब मैनेजमेंट कंट्रोल्स को ओवरराइड करेगी तो वो एस्टिमेट्स को क्या करेगी? एस्टिमेट्स मेरे कहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं? इन सब जगह पे मेरे एस्टिमेट। इट मीन जानबूझ के इंपेयरमेंट को कम रिकॉर्ड करेगी, चाहे वो इंटेंजिबल का हो, चाहे वो पीपी का हो, चाहे वो इन्वेंट्री का हो। ये जो कंपनी और क्या कर सकती है? अकाउंटिंग पॉलिसी से खेल सकती है, एस्टिमेट्स को चेंज कर सकती है। मतलब वो एक्सपेंडिचर जो कि किससे पर्टेन करते हैं? रिसर्च फेज को, उसको क्या कर देगी? उसको कैपिटलाइज कर देगी, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस में उसका इंपैक्ट ना आए प्यारे बच्चों। तो क्या टेक्निक मौजूद है? अब आईकैप ने अब तक आपसे क्या पूछा है? एमओसी की टेक्निक बता दो। और वो 6 टेक्निक आप देख। ये हो सकता है कि आईकैप आपसे सवाल में इस तरीके से पूछे कि इन द अबव सिनेरियो बताएं मैनेजमेंट किस तरीके से कहां पे कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकती है और फ्रॉड कर सकती है। तो देखें ना, आपने यहां से कीवर्ड उठाया, कौन सा कीवर्ड उठाया? आपने कहा एस्टिमेट्स कहां इन्वॉल्व हो रहा है? यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है। आपने कहा मैनेजमेंट इंपेयरमेंट की एस्टिमेट से ही नहीं करेगी, इन्वेंट्री की एस्टिमेट से ही कैलकुलेट नहीं करेगी, इंटेंजिबल एसेट की इंपेयरमेंट, पीपी की इंपेयरमेंट, इनको सही कंपनी ये भी कर सकती है कि रिसर्च फेस को उठा के क्या कर देगी? कैपिटलाइज कर देगी प्यारे बच्चों के। जहां तक बात समझ आती है, इस कंपनी अगले साल के रेवेन्यू को इस साल रिकॉर्ड कर देगी, इस साल के एक्सपेंसेस को अगले सालों में। तो ये जो कीवर्ड्स प्यारे बच्चों आ रहे हैं, ये जो कीवर्ड्स आ रहे हैं, अगर खुदा ना खाना सवाल में एक आरपी का जिक्र होता तो आप कहते हैं मैनेजमेंट आरपी के साथ आउटसाइड की। आप समझ रहे हैं? आपने घबराना नहीं है, खुदा का वास्ता है। जो डायग्राम बनी हुई है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हीं को आपने यूज करना। और यही हमने आज की क्लास में करना है कि एक सवाल होगा और उसके हमने 10 रिक्वायरमेंट्स को ऐड करते रहना है ताकि हमें एक चीज समझ में आ जाए। वो एक सवाल से जिस तरीके से मुझसे पूछ ले, मैं हमेशा उसका आंसर ड्राफ्ट कर सकूं। और आंसर ड्राफ्ट करते हुए सिर्फ और सिर्फ आपने ऑडिट के कीवर्ड्स लिखने पे है बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? फॉर एग्जांपल, अगर वो कहेगा ना सवाल में, मैनेज इन द अबव सिनेरियो, पार्ट सी, इन द अबव सिनेरियो मैनेजमेंट कंट्रोल्स को कैसे ओवरराइड करेगी? बेस्ड ऑन द अबव सिनेरियो, सही है? इन द अबव सिनेरियो मैनेजमेंट कंट्रोल्स को कैसे ओवरराइड करेगी? अगर सवाल ये आता है, आपने फौरन से कहा मैनेजमेंट कंट्रोल्स को कैसे ओवरराइड करेगी, तो मेरे पास बाइबल ये है, ये बाइबल। इट मींस आंसर इन्हीं में से बना। इसको आपने लेफ्ट हैंड साइड पर रखा, आपने सवाल पढ़ा, सवाल जब आपने सामने पढ़ा, आपने कहा यार एक वर्ड आ रहा है, क्या वर्ड आ रहा है? एस्टिमेट्स। आपने कहा यार सवाल में यहाँ पे एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपने बैठ के नीचे से यार आपने फिर कहा कि यार एक और चीज, फॉर एग्जांपल सवाल में आरबी का तस्करा हो जाता है, आपने फौरन से आउटसाइड नॉर्मल कोर्स बेसिस, और फिर आपने जेनेरिक लिख दिया कि मैनेजमेंट फिक्टिशियस
जर्नल एंट्रीज भी रिकॉर्ड कर सकती है, मैनेजमेंट रेवेन्यू को ओवरस्टेट कर सकती है बाय रिकॉर्डिंग द फिक्टिशियस, मैनेजमेंट चाहे तो मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, मैनेजमेंट रिसर्च फेज को क्या कर सकती है, कैपिटलाइज कर सकती है, मैनेजमेंट इस साल के अगले साल के रेवेन्यू को आज रिकॉर्ड कर सकती है और आज के एक्सपेंडिचर को अगले साल, मैनेजमेंट शायद सारी की सारी इंफॉर्मेशन मुझे, तो पहले स्पेसिफिक ऊपर से आपने कुछ चीजें कॉपी करनी है और फिर उसके बाद जेनेरिक पॉइंट्स आपने बाइबल पूरी लिखनी है। लेकिन देखें कीवर्ड क्या है, अगर एक एस्टिमेट है तो उस एस्टिमेट में 4 जगह पे एस्टिमेट यूज हो रहा है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया आपने कि मैनेजमेंट एस्टिमेट्स में कैसे खेल सकती है, पीपी की इंपेयरमेंट, इंटेंजिबल की इंपेयरमेंट, इन्वेंटरी की इंपेयरमेंट, इसमें एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, फॉर एग्जांपल फ्यूचर कैश फ्लोज, फॉर एग्जांपल डिस्काउंट मैनेजमेंट, ये एजम्पशन मैनेजमेंट शायद इस पे रीजनेबल ना ले, बायस्ड हो इन असम्पशंस पे ताकि अपने प्रॉफिट को ओवरसेट कर सके, कम से कम इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करे या इंपेयरमेंट रिकॉर्ड ना करे ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को शो कर सके। मैनेजमेंट और क्या कर सकती है, सुनिएगा मेरी बात को, एक लीगल केस चल रहा है और कंपनी शायद वो लीगल केस आपको डिस्क्लोज ना करे। प्यारे बच्चों खुदा का वास्ता ये वही चीजें हैं, बस आयजा ने आपको 6 वर्ड्स बताए हुए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वो 60 लाइनें आपसे पूछ सकता है, कभी वो पूछे तो आपने इस चीज के ऊपर परेशान नहीं होना, क्लियर है, बाइबल सामने रखनी और उसके बेसिस पे आपने एक अच्छा सा आंसर ड्राफ्ट करना है। इसकी एक और रिक्वायरमेंट है और वो रिक्वायरमेंट क्या है, ऑडिट प्रोसीजर। हमने ब्रेक कितनी देर का लेना है, हमने सिर्फ 15 मिनट का ब्रेक लेना है बेटा, क्या हाँ 15 से 20 मिनट का ब्रेक है भाई। हाँ जी, खाना खा के आना था ना आप लोगों ने यार। हाँ मेरी बात टाइम जाया नहीं करना बच्चों, देखें 15 से 20 मिनट का ब्रेक है। अगर एक चीज, अच्छा अभी तक जो सेशन हुआ कुछ फायदा हो रहा है प्यारे बच्चों, ये आगे भी और सवाल करने, और आगे जो सवाल है बड़े खतरनाक है, स्केप्टिसिज्म वगैरह, कंट्रोल्स, फ्रॉड। 15 से 20 मिनट का ब्रेक है भाई, 15 से 20 मिनट बाद वापस मिलना है हमने फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करना है ऑडिट प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, उसकी थोड़ी सी टेक्निक्स को रिकॉल करना है, फिर उसके बाद हमने ठीक ठाक प्रैक्टिस करनी है और इसी डायग्राम को यूज करके हमने अभी आरपी और गोइंग कंसेंट भी पढ़ना है। ठीक हो गया जी, जल्दी से आता